जैसे हम कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो शेर और हाथी बने होते हैं, वहाँ जगह होती है। तो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन? वो 4 सूप बर्बाद हो गए। मैं वहाँ बैठी, मैं देखा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा कौन साहब हम तो बर्बाद हो गए। तो आपकी शुरुआत जैसे हेमा वाली को लेके बनी जी। 5 साल में कभी नहीं बेचा। हम फ्री करते हैं, जितनी हमारी जेब में पॉकेट में, चाहे वो 10 लाख हो चाहे 4 लाख। आज़ादी से पहले की बात है ये भी एक कला होती है। ये ना खाना बनाओ मत्थे मार दो खाओ। कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मुझे सबसे डर लगता था, जो ज्यादा मॉडर्न दिखता था तो मैं छिप जाती थी। कोई ऐसी बंदिश हम लोगों की अपने गुरुजी को ये पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी आपको ऐसा लगा? और मैं फोन करूं ड्राइवर को तो ये ना हो कि ड्राइवर आए साइकिल पे चले जाते थे। बेचती होते। 1943 में आगरा में एक लड़की का जन्म डॉक्टर के घर पे, पर वो लड़की ना तो डॉक्टर बनना चाहती थी, उनके कदमों में ही उनकी तकदीर थी, या आप यूँ कह सकते हैं कि उनके कदमों से ही उन्होंने अपनी तकदीर बनाई। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कदम नृत्य के जगत में रखा, कथक के जगत में रखा, और उसके बाद ना तो वो कदम रुके, ना वो कदम कभी मुड़े, और वो आगे ही चलते गए। इस लड़की का शुरुआती नाम बेबी शोभा था, जो आगे चलकर शोभा कौसर बनी, और अब उन्हें लोग प्यार से, आदर से गुरु माँ कहते हैं, गुरु डॉक्टर शोभा कौसर कहते हैं। प्राचीन कला केंद्र का नाम जब भी दुनिया में, भारतवर्ष में या कहीं पर भी लिया जाएगा, डॉक्टर शोभा कौसर का नाम सबसे पहले आएगा। चलिए आइए करते हैं इन सब चीज़ों पर बात, एक बहुत ही खास मुलाकात डॉक्टर शोभा कौसर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके इस टाइम के लिए। मैम ये बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे जो मैंने रिसर्च किया, आपसे पहले मुलाकात में भी बात की कि आपने 5 वर्ष की आयु से अपना कथक क्लासिकल डांस स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा प्लीज़ बताइए कैसे हुआ सब? मुझे तो 5 वर्ष की उम्र में इतना तो पता नहीं था कैसे सीखते हैं, या कथक क्या होता है, डांस क्या होता है। थिरकती होंगी थोड़ा बहुत, तो मेरी मम्मा ने देखा कि इसमें टैलेंट लग रहा है, थिरकती है, नाचती है, जरा गाना वाना बजता है तो ठुमकती है, तो उन्होंने हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक स्कूल था, चौबे जी का स्कूल, वहाँ कोई 15-20 बच्चे डांस सीख। ये आगरा में? हाँ, मर्जी के रॉय मार्ट साहब डांस सिखाते थे, तो मुझे वहाँ पे ले गई वो एडमिशन के लिए। अब मैं फ्री स्टाइल करती थी, इधर ठुमक लिया, तो मुझे सीखना जरा मुश्किल लगा, क्योंकि सीखने के लिए तो बंदिश में आना पड़ता है, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, ऐसे मात्रा गिनो, तो मुझे इतना आनंद नहीं आया सीखने में। तो मैं अपना स्कूल के टाइम जब भाग लेती थी, वहाँ से छुप जाती थी। हमारा जो पुराना घर था माई थान में आगरा में, वहाँ शेर बने हुए थे, जैसे दरवाजे पे पुरानी हवेलियों में नहीं, वो शेर और हाथी बने होते हैं, वहाँ जगह होती है। कहीं ना कहीं मैंने छुप जाना, माँ ने ढूंढते फिरना सारे में कि किसी ने शोभा को देखा है, किसी ने शोभा को देखा है। फिर स्कूल छोड़ आती थी मुझे। पर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, मैं ठीक कर रही हूँ। गुरु जी की भी निगाह मेरी तरफ होती थी, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी कि बड़े प्यार से गुरु जी पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, तो मुझे शौक पड़ने लग गया डांस सीखने का। और मेरा ख्याल है कि जितने हम 15-20 बच्चे थे, 20-25, उनमें मैं अच्छा करती थी, तभी गुरुजी मेरे पर डांटते भी थे, मुझे सिखाते भी थे, अलग से भी सिखाते थे। तो और मैं ऐसे तो आपके पहले गुरु थे जो श्री कन्हैया लाल जी? पहले गुरु मेरे थे डी वाट्सएप, वो स्कूल में सिखा। अच्छा, वो स्कूल में सिखाते? वो स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा, वो आप टीचर जैसे? हाँ दी। फिर उसके बाद गुरु कन्हैया लाल जी वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने विशेष मेरे ऊपर ध्यान दिया कि ये बच्चा बन सकता है, इसमें है कुछ। फिर वो सिखाते सिखाते मेरे घर आए, मेरी मम्मा के पास, और हम उसको 4 भाई बहन थे। तो मम्मा से कहने लगे ये लड़की कुछ बन सकती है, अगर आप कहें तो मैं इसको घर पे स्पेशल सिखा दो, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल होता है, स्कूल में इतने बच्चे होते हैं। मेरी अम्मा कहती है नहीं नहीं, मैं मुश्किल है मेरे लिए, मेरे बच्चे और भी हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और आपको पता है हर एक की बिगनिंग इतनी रिच उससे नहीं होती, जो सेल्फ मेड होते हैं, सेल्फ बनते हैं। चाहे वो मेरे फादर डॉक्टर थे, धीरे धीरे डॉक्टरी उनकी बड़ी, नहीं तो जब डॉक्टर थे तो खुद ही, जैसे कहना चाहिए पीएन थे, खुद ही सफाई करते थे, खुद ही डॉक्टर बन के बैठ जाते थे। उसके बाद तो वो इतने फेमस हुए, इतने बड़े डॉक्टर बने। तो शुरुआत ऐसी होती है हर एक के जीवन की।
हमारे जीवन की भी ऐसी शुरुआत हुई, इतना कुछ देख के आई मैं माँ बाप के। आपके पिताजी डॉक्टर थे और माताजी साइंटिस्ट थे, तो और ये बात है आपका जन्म 1943 का है, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, आज़ादी से पहले की बात है। तो चाहे कथक ही था नृत्य, तो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन कि नहीं करना है, हाँ, ना कोई ऐसी बंदिश आपको? बहुत बहुत सबसे बड़ी बंदिश तो मेरे फादर की थी अच्छा, कि क्या करा रहे हो तुम इसको कुछ बनाओ, कोई टीचर बनाओ, कुछ इसको आगे पढ़ाओ, भी इंजीनियर बनाओ, भी डॉक्टर बनाओ, ये क्या कर रही हो। पर मम्मा का पता नहीं पागलपन की हद तक वो था कि नहीं मैंने इसको आर्टिस्ट बनाना है। बाबूजी मेरे फादर गुस्सा भी होते थे, नाराज रहते थे उनसे, औरों की तरफ ध्यान नहीं देती हो, इसी की तरफ ध्यान देती हो आप, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप क्या सिखा रहे हो उसको, क्या काम आएगा ये। लेकिन वो जैसे कहते ना वो झाड़ने वाली बात, जो सुना सो बस मैंने तो सिखाना है। बड़ी मेहनत की मेरी मम्मा ने, मैं उनको अपनी गुरु मानती हूँ इस बात में। जो मेरा जीवन उन्होंने बनाया, आज मैं जो इंजॉय कर रही हूँ, जो रिस्पेक्ट ले रही हूँ, जो मेरा नाम है, फेम है, इसलिए मेरी माँ, गुरुजी का तो हाथ है ही बहुत बड़ा, पर मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने कि इतने बच्चों के साथ निपटा के मुझे अलग से मेरी कॉस्ट्यूम बन रही है, मेरी ड्रेसेस बन रही है, कैसे करती थी वो, बहुत किया। तो आपकी शुरुआत जैसे आपने उन 5 साल में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, 5-6 तो हार्डली अभी आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को ऑलमोस्ट 2 साल हुए होंगे। 48-49 में आपने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया होगा। करा तो उस वक्त इतना नहीं था, लेडीज को इतना अलाउड नहीं था। और आगरा एक ऐसी जगह है, इतना पुराना और ऐसा एरिया है आगरा, अब तो खैर बहुत मॉडर्न हो गया, कि वहाँ पर्दा बहुत होता था। हमारी माँ अगर निकल रही थी बाहर तो पर्दा करके निकलती थी, घूंघट करते, हम घूंघट करके निकलती, राइट। क्योंकि उस वक्त इतना जैसे बड़ों से सिर ढका जाता था, घूंघट किया जाता था, मतलब इस टाइप से आगरा की वो एक मॉडर्न कल्चर भी था आगरा में, बहुत ज़्यादा मॉडर्न। तो हम लोग जैसे हम चाट नहीं खा सकते थे बाहर, हम ऐसे शाम को निकलते नहीं थे बाहर। वहाँ बाजार थे वो वाले जो दूसरे बाजार होते हैं, तो वो इतना मॉडर्न नहीं हम लोग बन पाते थे, फूल नहीं लगा सकते थे बालों में, मतलब वो सब उनके लिए था जो बाजार थे उनके लिए। उस वक्त वो बाजार थे जो बिल्कुल बाईजी वाले होते, तो उसके बारे बहुत बैकवर्ड एरिया था हमारा आगरे का। तो फिर वो सारी जो आपके चैलेंजेस थे, तो उनमें से फिर आप कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं महसूस? मेरी माँ मेरे पीछे थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वो एजुकेटेड थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग, एथलीट बहुत अच्छी थी, खेलती भी बहुत अच्छा। और आपकी खुद की रुचि थी बस मेरी रुचि हो गई, मैं तो पागल ही हो गई। शुरू में मैंने आपको बताया ना, जब दाखिल किया तो मैं क्या करे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करते हैं, मैंने नहीं सीख रहा। मैं तो अपना गाना जो किया उस पर डांस कर लिया, फिल्मी गाना कोई आया उस पर कर लिया। फिर मुझे समझ आई कि क्लासिकल एक अलग विधा है, एक अलग ज्ञान है, एक अलग से सीखने की अलग बात है। तो फिर मुझे फिर तो सोचता ही नहीं था जी। पढ़ने में मैं बहुत होशियार नहीं रही, मीडियोक्री पास होती गई, पर उसकी जगह परफॉर्मेंसेस ज्यादा देती थी जी। बलस्पत के पढ़ाई के उसमें दिमाग अच्छा था, तो अपना पास होती गई, सेकंड डिवीजन, थ्रू आउट सेकंड डिवीजन रही हूँ। मैं फर्स्ट से आपसे जब मेरी बात हुई थी कि हमने पॉडकास्ट करना है, आपने एक वर्ड यूज किया था, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस कहाँ करते थे उस टाइम पे? जगह है ना। हाँ, ये जो जहाँ पे आप रात की कॉन्फ्रेंस होता था, वो जैसे मैनपुरी है, एटा है, इटावा है, टूंडला है और फिरोजाबाद है, शुकाबाद है। यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आते थे और सारी रात का प्रोग्राम होता था। लोग पेड़ों पे चढ़ के, छतों पे चढ़ के देखा करते थे, खुले में होता था, तो जहाँ जिसको जो दिखता था वहाँ चढ़ जाता था देखने के लिए। और वहाँ पे बड़े बड़े जैसे आर्टिस्ट दमयंती जोशी जी, सितारा देवी जी और ये शंभू महाराज जी, बड़े बड़े कलाकार आते थे। उनमें एक शोभा सूद भी होती थी, मेरी शोभा सूद भी रहती थी। वो मेरा बिगनिंग का प्रोग्राम मेरा होता था शुरुआत का, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बेबी शोभा नाम कैसे पड़ा आपका, कैसे हुआ ये?
शोभा सूद बाई क्लास द फादर। सर ने साहब का जी। तो नेचुरली छोटी थी जब, हाँ 6-7 8 साल की तो बेबी हो गई ना। हाँ, लेकिन आपका ये मतलब इस नाम ने बहुत धूम मचाई है। बहुत प्रोग्राम किए मैंने, बहुत प्रोग्राम। टोटली। और फिर उसके बाद यूपी का एक कंपटीशन हुआ, उसमें हम 3-4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में, मैं उसमें फर्स्ट आई। फिर बॉम्बे मैं रिप्रेजेंट करने गई यूपी को, उन चारों में से जीत। ये कब की बात है मैम? ये होगी 9 साल की, 1952 के आसपास। 10 साल की उम्र। हाँ क्योंकि बच्ची की तरह गुरुजी के साथ अकेली चली गई, इसका मतलब बच्ची होगी छोटी थी जो पेरेंट्स ने दिया उसके साथ, जी जी जी। है ना। तो आज तो चलो मैम मुंबई, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। वो तो बहुत ही अलग किस्म का बहुत अलग एक्सपीरियंस। आगरा से मुंबई जाना, ट्रेन में रोटी का डिब्बा लेके, लंबा लंबा टाइम लगना बहुत। होती भी 3rd क्लास थी। हाँ मतलब तो उस टाइम वैसे कुछ होता हाँ, था। होती भी 3rd क्लास थी। तो आपके साथ आपके कोई पेरेंट्स वैसे जाता था? उस वक्त बॉम्बे तो मेरे साथ और लोग थे और अच्छा। कंपटीशन के, लेकिन मेरे घर और परफॉर्मर्स नहीं जो? और परफॉर्मेंस थे, लेकिन घर से। उसके बाद जब मैं 11-12 साल की हो गई, फिर मेरी मम्मा मेरे साथ जाती थी। अच्छा। सब छोड़ देती थी बच्चों को, किसी की परवाह नहीं करती थी। पिताजी बेचारे बोलते रहते थे, ये देखो चलिए प्रोग्राम। आपके पिताजी किस किस्म के डॉक्टर थे? डेंटिस्ट थी, लीडिंग डॉक्टर थे। अच्छा। और आपके माताजी वो साइंटिस्ट थे ना? साइंटिस्ट नहीं कह सकते, बड़ा साइंस स्टूडेंट थी। साइंस स्टूडेंट थे। बीएससी तक उन्होंने पढ़ा। हाँ। फिर उसके बाद मेरे फादर ने, ये भी एक रोचक बात है, जब हम चार बच्चे थे, 4-5, तो मेरी माँ ने कहा मैंने तो पढ़ना है। अब वो घूंघट करने वाली लेडी नेचुरली जब यूपी में भी आ गई, है तो पंजाब की होशियारपुर की थी, उनके फादर भी डॉक्टर थे, लेकिन यूपी में चली गई तो नेचुरली घूंघट करना हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे तो वो डॉक्टरनी साहब हो गई, जैसे मास्टर की बीवी मास्टरनी हो जाती है ना, लेक्चरर की मिस्टर लेक्चररनी हो जाती, वो नहीं तो वो डॉक्टरनी साहब हो गई। तो इन्होंने मेरे फादर से कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ। पता नहीं फादर को भी उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। उन्होंने राजपूत कॉलेज में एडमिशन ले लिया मेरी माँ ने। अच्छा। वो तो अपना साड़ी सूड़ी अपना पहन के, वो इधर से घूंघट यहाँ आ गया, मतलब जूड़े पे यहाँ कर लिया, मुझे तो आनंद आ गया वहाँ। सारी डॉक्टरनी साहब डॉक्टर, क्योंकि मेरे फादर के पेशेंट थे, प्रिंसिपल पेशेंट थे। ये आपके बर्थ से पहले की बात है? नहीं मेरा हम ज्यादा 5-4 बच्चे थे। हाँ। तो हम घर में, अब कभी मेढक चीज रही है, कभी केचुए को लगी हुई है अपना। हाँ। वो तो फिर हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया, सब बच्चे रुल गए, पूरा बाल फैल गए, उलझ गए, घर रुल गया सारा। वो नौकरानी आके खाना बना जाए, डिब्बों में बंद कर जाए, बहुत बुरा हाल हो गया हमारा। अच्छा। फिर मेरे फादर को गुस्सा आ गया, तो मेरे फादर मेरी माँ को राम जी कहते थे, उनका नाम रामकली था, तो सारी जिंदगी उन्होंने राम जी बोला, राम जी। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, बच्चे रुल गए, घर बैठो। अच्छा। हाँ, बच्चे रुल गए, घर बैठो। वो मम्मा फिर चुप हो गई, लड़ना थोड़ी था उन्होंने विचारों ने, उनकी पढ़ाई छूट गई। बीए पार्ट 1 कर लिया, बीएससी। हाँ, बीएससी पार्ट 2 में उनको छुड़वा दिया मेरे फादर ने करके। फिर वो चिढ़ गई हमसे, जब गुस्सा आता था ना, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। आज ये पढ़ रही होती, मैंने एमएससी कर लेती थी। मुझे कभी नहीं भूलती ये बात जी। उसके बाद माशाल्लाह हम 2-3 और हो गए, हम 7 हो गए पूरे। अच्छा, आप 7 भाई बहन थे? उस वक्त 4 थे। आप कौन से नंबर पे थे? मैं तीसरे नंबर। तीसरे। वैसे 2 बड़े भाई हैं। आपके 2 बड़े भाई, और उसके बाद मैं, मेरे बाद मेरी सिर्फ 4 बहनें? नहीं बहनें नहीं, 4 भाई, 3 बहनें। 3 बहनें। अच्छा, आपका तीसरा नंबर? मेरा तीसरा नंबर। तो फिर आपके जो बाकी भाई बहन वो सब कहाँ? मेरे एक सबसे बड़े भाई की तो डेथ, वो भी डॉक्टर थे। अच्छा। वो उनकी डेथ हो गई। राइट। जो मेरे सेकंड ब्रदर हैं बलदेव भैया, वो दिल्ली में है, वो सलवानिया में थे, अब तो रिटायर हो गए। मैं इतनी बड़ी हो गई तो मेरे से 2 साल बड़े हैं जी। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में रही हूँ, 40 साल मैंने यहाँ पढ़ाया। फिर मैं प्रिंसिपल प्रमोट हो गई जी। मानसा कॉलेज, डिग्री कॉलेज में, वहाँ से मैं रिटायर हुई। और आपके छोटे भाई बहन आपसे? फिर जो मेरे से छोटी है वो हाउस वाइफ है, वो मोगा में है मेरी बहन। अच्छा। उससे जो छोटा मेरा भाई है वो भी डॉक्टर था। हमारी फैमिली में डॉक्टर बहुत है, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी जो छोटी बहन है वो हाउस वाइफ, मैंने बताया आपको। उससे जो छोटा भाई वो बैंक में मैनेजर था। और सबसे छोटी मेरी बहन एनसीसी की बड़ी अच्छी कैडर रही है,
और इंदिरा गांधी की बड़ी गाइड वो 26 जनवरी को बड़ा उसने, और आर्चरी बहुत अच्छी करती थी वो। जी। तो अब उसके हस्बैंड कर्नल है, पर वो रिटायर हो गए, तो वो पूरा तो मैम ये उसका आपका फिर चलता रहा परफॉर्मेंसेस का फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हाँ चलती रही। चलती रही। तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 साल की उम्र में आप चंडीगढ़ आए थे। हाँ सत्य, हम लोग बियाना जाने के लिए हमें हाँ एक बैले कराया था दिल्ली में ना। हाँ रूबी जोशी होती थी, बहुत अच्छी डांसर होती थी, तो उन्होंने हमें एक बैले कराया था बंजारा, पंजाबी राइटर थे, हाँ उन्होंने लिखा था बंजारा हिंदुस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ना, अमेरिका के साथ कुछ ऐसे करके, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था। अच्छा तो बियाना जाना था हमने, तो उन्होंने ये कहा था कि 2 परफॉर्मेंसेस दो दिल्ली में और शिमला में, ताकि परफेक्ट हो जाए स्टेज परफॉर्मेंस की, हैप्चुअल हो जाओगे और सक्सेसफुल रहोगे। तो हमने वहाँ पर किया, से चंडीगढ़ में किया और शिमला में किया, लेकिन वो तो कुछ झगड़ा चला, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई झगड़ा वगड़ा चल गया, तो वो कैंसिल हो गया। पर वो पहले हम लोगों ने 3-4 स्टेज किए, बड़ा अच्छा था। अच्छा तो मैंने चंडीगढ़ में भी किया, कॉलेज में भी एक बार कराया था, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और हमने उसको जब करा तो था वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही कुछ ठीक है। टच करके, उनकी कुछ बातें थी जो मुझे बचपन में इतना पता नहीं लगा कि इतना कि कम्युनिस्ट क्या है और कांग्रेस क्या है और ये क्या है, दर्शन क्या है, इतनी सब। और आपका ध्यान वैसे भी नहीं था। हाँ कलाकार मैं वैसे भी नहीं, अभी भी नहीं, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, पॉलिटिक्स में हुई नहीं, जी मुझे नहीं पता लगता कुछ भी, मुझे अपना पता है बस, ठीक है, अपना संसार है, अपनी दुनिया, अपनी कला है, जी बस सबका भला करे भगवान, जिसका कुछ हो सकता है कर दो बस, मैं मेरी नेचर ऐसी है। तो बस उसके बाद आप शिमला में भी कुछ पढ़ाई आपने की कहीं? नहीं नहीं नहीं। फिर आप चंडीगढ़ आ गए 17 साल की उम्र में। हाँ 17। तो आपके ये परिवार में भी सारे साथ में आए थे? ना क्या? ना ना ना, नहीं, अम्मा, सिर्फ मेरी माँ। तो अब इस टाइम पे चंडीगढ़ अब आप आए हैं जब आपकी सर से मुलाकात हो चुकी थी। मेरी मुलाकात कोई नहीं हुई, अच्छा ये बता सीधा शादी। आपको। उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे गुरुजी, जो गाने के गुरुजी थे, श्री तलेगांवकर जी, उन्होंने सोचा मैं उनकी बेटी हूँ, उनको वो जानते थे, अच्छा ये आर्टिस्ट, हाँ। क्योंकि वो गुरुजी भी आर्टिस्ट थे, ये भी आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े तांडव के, मतलब उस वक्त में राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, तब ये पद्म भूषण नहीं होते थे, राष्ट्रपति अवार्ड होता। आपकी शादी से पहले ही उनको? और आपके और सर की एज में कुछ और एक अच्छा 9-10 साल का फर्क था। जी आपने बताया आप 17 साल के थे। हाँ। और वो उस टाइम पे 28-29 के थे उस टाइम पे। अच्छा फर्क, और तब तक वो ऑलरेडी वो राष्ट्रपति एस्टैब्लिश हो चुके फिर आप प्लीज अपनी कंटिन्यू कीजिए बात। तो फिर उन्होंने आपके कोशिश किया, अप्रोच किया, तो फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि मेरी बेटी नहीं है, ये आगरा में डॉक्टर है, उनकी बेटी है। तो फिर वो अपनी माँ को लेके मेरे घर आए। तो मेरे फादर इतने नहीं थी। अच्छा वो शुरू से ही डांस के लिए वो थे। और डांस में उन्होंने एक और चीज बाद में देखा मैंने, कि इतना लोगों ने मेरे फादर को तंग किया कि आपकी बिटिया इतना अच्छा करती है, आपकी बिटिया ये आपकी। तो एक दिन आ गए, कहते मुझे दिखा जरा करती क्या है, मेरे को सब इतना तंग करते हैं, आपकी बेटी ये करती है, आपकी बेटी वो करती है। देख के उन्होंने गलतियां निकाल दी 2-4। अच्छा ग्रेस नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये मुझे वहाँ तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं सिखा के मर गई और ये तो 1 मिनट में वो कर दिया। लेकिन मैंने उस बात को अप्रिशिएट किया, क्योंकि एक आर्टिस्ट को जो भी क्रिटिसिज्म हो, जो भी कमी आप कोई बताए, उसको नोट करना चाहिए, तभी वो आगे तरक्की करेगा। अगर पूरी तरह सोच ले कि मैं एक्सपर्ट हूँ, जो भी हूँ, बस वो गलत। लर्निंग बहुत जरूरी है। और देखिए कितने बड़े हो जाओ कि तब भी कोई आर्टिस्ट इतनी खूबसूरत चीज कह जाएगा जो आप मन में कहोगे कि ये मैं नहीं करती, इसको करना चाहिए। मैं उस दिन आपको जब आपको उस दिन मिलने आया, कि आपके साथ मीटिंग करने आया, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे आपके बारे में ये लगी मैम, कि जो आपके अंदर का वो बच्चा था ना, आपने इतने प्यार से और इतने खुश मिजाज तरीके से ना, क्योंकि आप लाइफ में इतना काम कर चुके हैं, बाय गॉड्स ग्रेस कितना कुछ आपने अचीव किया है, लेकिन आप इस पॉडकास्ट के लिए इतने एक्साइटमेंट दिखाई है आपने। मुझे लगा यार वाह, कि आदमी ने इतना कुछ अचीव किया है, आदमी कितने इंटरव्यूज कर चुका होता है, कितनी जगहों पर परफॉर्मेंसेस कर चुका है। आदमी को लगता है मेरे लिए तो अब ये रोजमर्रा का काम है, हाँ ठीक है भाई कर लेंगे बेटा कर लेंगे। डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर भी,
ये मैं बता दूं आपको, आप अच्छे लगे मुझे। जब आप आए तो एक ममता सी लगी मुझे आके। थैंक यू सो तो इसलिए मैं इतने आराम से, मतलब बहुत इंटरव्यू होते हैं, बहुत होते हैं भैया, इतने होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। पर थैंक यू। वो इतना इंटरेस्टिंग मुझे आपका तरीका लगा, हालांकि मैं अभी इतना आपको जानती नहीं थी, अब जानती हूँ, जी, तो वो ये भी फर्क पड़ जाता है। आपके मुंह से बात नहीं, सही बात है ना। मैं फिर भी मैं आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, मतलब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वो जो आपका बच्चा था, है ना, और आपकी जो एक्साइटमेंट थी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा इतना अचीव करने के बाद, इतने बड़े हैं, एज है, सब कुछ है, उसके बाद भी शी इज सो एक्साइटेड, जैसे पहली बार करना है? वैसी एक्साइटमेंट देखी मैंने आपके अंदर, और वो बहुत प्यारी थी मैम। उससे हमारे जैसे जो जो हम नई जनरेशन है, उनको सीखने को कितना मिलता है, और ये एक कमाल की क्वालिटी है, और ये आज एक ये पुराने लोगों के ज़्यादा है ना, वो आज भी वैल्यू करते हैं सब चीज़ों को। हाँ, वो मतलब इतना देखा होता है ना भैया, इतना देखा होता है जिंदगी में, मतलब, और मतलब शुक्रगुजार होते हैं हम जैसे लोग, इस एज के लोग, कि शायद हम इतना डिजर्व नहीं करते जितना अचीव किया है। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ नहीं, मैं इतना डिजर्व नहीं करती थी जितना मुझे मिल रहा है हर तरह से। प्रॉस्पेरिटी वाइज देखिए, नेम, फेम, सुख, समृद्धि, सब कुछ है ईश्वर की कृपा से। इतना डिजर्व नहीं करती थी, सोचा नहीं था। क्या कहूँ मैम, कहना मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसमें। मैं तो ऐसा ऐसा ये तो आपकी सोच है, ये आपका भगवान को लेके शुक्राना है आपका। बट ये जो चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात है, मैं आई थिंक आपका 5वां या 6वां एपिसोड होगा, मैंने आपसे भी उस दिन जिक्र किया था कि मैं मिसेस रजनी बेक्टर मैम जो क्रेमिका के ओनर हैं उनके साथ किया, जलंधर से एक डॉक्टर सुषमा चावला हैं, तो आप तीनों एक 80 वाली ब्रैकेट एज में आते हैं ना, 40s के बॉर्न है, 1940s के, और आप तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि जब मैंने पहले मुलाकात की, और आप लोगों ने कहीं पे भी ना स्ट्रगल की बात नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स को भी ऐसे बता दिया कि हाँ ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, जो भी। अभी तो हमने आपके अचीवमेंट्स की बात ही नहीं की, करेंगे, बट कहीं भी किसी जगह भी मुझे खुद खरीदना पड़ा आप तीनों को। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन है जो इन चीज़ों को हाईलाइट करना ही नहीं चाहती। शायद आप लोगों को कभी मुश्किलें लगी ही नहीं, वो आई ज़रूर हो, सही बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नहीं आई होंगी, सही बात है। क्योंकि आपने मुझे बताया हर वक्त को गुजरता गया। आप लोग बात ही नहीं करते चैलेंजेस की, कि क्या मुश्किलें आई, क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं। तो अब आपकी ज़िंदगी में भी एंट्री हो गई सर की, और हमारे एपिसोड में भी सर की एंट्री हो चुकी है। तो अब बताइए सर के साथ फिर कैसे शादी हुई, कैसे के चीज़ें बड़ी आ गई? कौशल साहब ना बहुत कर्मठ इंसान थे, अच्छा बड़े टैक्टिकल। अच्छा। हाँ, वो उनमें से रीता खाया पिया मस्त रहे। उन्हें कुछ रहता था कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करें, कुछ नई बात करें, कोई नए इवेंट्स कर्म योगी थे। हाँ, मतलब उनको खाने का शौक नहीं था। अगर जैसे चिकन खाया तो एक रोटी ज्यादा खा लेंगे, 2 की जगह 3। अगर सिंपल खाना है तो 2 फुलके। जी। पहनने के लिए जो ला दिया पहन दिया। कभी कभी कहते थे यार क्या कुछ कुछ तो बता दो वाली बात है। उनको बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे ये लग्जरी चाहिए, वो लग्जरी चाहिए। मेरे को ही ध्यान रखना पड़ता था, ये सबसे बड़ी उनमें काम। बस 24 घंटे दिमाग घूमता प्राचीन कला केंद्र के लिए। और मैं भी क्योंकि छोटी भी थी, और कौशल साहब का ये मस्त था कि भाई मैं प्राचीन कला केंद्र को वो करूं, तो मैं भी साथ जुड़ गई। तो जो भी स्ट्रगल, जो भी आप जिसको जो स्ट्रगल कहें, या वो वक्त ऐसा था, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था, शुरुआत जिंदगी हुई क्योंकि उस वक्त हम प्रोग्राम करते थे। तो जब शादी हुई सर के साथ तो ऑलमोस्ट 17-18 साल के थे आप, हाँ, है ना। एक तो आप छोटे बहुत थे, वो ज़माना और था। तो किस तरीके से आपने, पहले तो मैरिज को आपने, बहुत पैसा था उस वक्त।
अच्छा, रोज के उस जमाने में 2000 रुपया प्रोग्राम का मिलता था। 2000 कितना हुआ, 5 रुपए किलो देसी घी होता था। अब बता दो आप। 2000 रुपये आपको, ये बात हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 65 के आसपास, 62 की बात। 62 की बात कर रहे हैं। नहीं, इतना रुपया, इतना फिर हमें तिब्बत के प्रोग्राम मिल गए बॉर्डर के। अच्छा, बिस्तरों के नीचे नोट बिछा के सोया करते थे हम लोग। मैं सच्ची आपको बता रही हूँ। और जो ये बिल्डिंगें आप देखेंगे ना कभी, प्राचीन कला केंद्र आके देखिए जो उन्होंने बनाई है, जी आप हैरान हो जाएंगे। जी जी जी, उसमें से 50% तो हमारा लगा हुआ है। राइट। घर तो कुछ भी नहीं बनाया हमने। घर तो रहने के लिए छत बनाई है कि बच्चों के लिए एक जगह चाहिए। वो ये भी नहीं बना रहे थे, कहते केंद्र ही बनाना है, किराए पे रहना है। रहेंगे सब। हाँ, मैंने कहा मैंने तो घर बनाना है, एक अपनी कोठरी हो, अपना घर हो। तो प्राचीन कला केंद्र आप लोगों ने बना? आप देखो तो सही, बिल्डिंग तो देखो आप। जी 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 जी। और इतनी खूबसूरत बनी है। और यहाँ बनी है 35 में बनी है, मोहाली में बनी है, कलकत्ते बनी है, दिल्ली बनी है। हाँ, दिल्ली बात पे बनाई है। दिल्ली का क्रेडिट मेरे बेटे को जाता है, जी जी। हम लोगों को। मतलब वहाँ हमने पहले किराए पे रहते थे। तो फिर ये तो चलो ठीक है कि आप लोग अच्छा कमा रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम पे आप आई थिंक कॉलेज में यहाँ पे आके पहले मेरी को हाँ सर्विस लग गई थी। सर्विस लग गई थी। प्राचीन कला केंद्र, 250 रुपया तनख्वाह होती थी। प्राचीन कला केंद्र तो बाद में आया ना बहुत। नहीं, प्राचीन कला केंद्र तो था, स्कूल था। स्कूल था। ये 66 में जब मेरा बेटा 4 महीने का था, तब हमने अप्लाई किया फॉर यूनिवर्सिटी बनने के लिए। हाँ, तो हमारा इंस्पेक्शन हुआ। ये भी सुनने वाली बात है। हाँ। इंस्पेक्शन हुआ तो दिल्ली से बहुत लोग आए, मिनिस्टर आए, स्पीकर साहब थे, ढिल्लो साहब, ये सब आए। तो हम उसी घर में रहते थे, वहीं पे केंद्र था, वही क्लास होती थी। बहुत बड़ा घर लिया हुआ था, 16 सेक्टर। हाँ, 6 कमरे थे, उसमें 2 कमरों में हम रहते थे। शाम को चद्दर वद्दर में बिस्तर बिछा लेते थे, सुबह उठा के क्लास लेते थे। तो जब इंस्पेक्शन हुई तो मैंने अपने, किस्मत की बात है मेरे बेटे की, जिसमें बहुत लकी है वो सजल, उसको मैंने कमरे में दूध पिला के अपना उसको सुला दिया। 2.5 घंटे इंस्पेक्शन चला। 2.5 घंटे वो उठा ही नहीं, उनको पता ही नहीं लगा बच्चा है अंदर कोठरी में। अच्छा, स्टोर में बच्चा सो रहा है। हाँ। किस्मत की बात है ना जी उसकी। जी जी। वो हमें रिकग्नाइज कर गए, हमारा डिप्लोमा, हमारा सिलेबस। हाँ। और उसके बाद वो उठा 2.5-3 घंटे के बाद। ये कितनी बड़ी एक भगवान थी वो है कि भगवान जी ने हो गया। साथ दिया कि उनको पता ही नहीं लगा कि घर में एक बच्चा भी है इनके। 4 महीने का क्या होता है बच्चा, जब मर्जी जग जाए, जब मर्जी वो हो जाए। रिकग्नाइज हो गया, फिर हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। प्रोग्राम कम हो गए और फिर हमने इस पे काम करना शुरू, सिलेबस बनाया, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, बहुत कुछ होते हैं, पेपर्स वर्क होता है, वो किया। फिर मैंने आपको बताया था, हम लोग भाई, हमें गवर्नमेंट ने कार दी, मतलब कंसेशनल रेट पे। फिर हम लोग यहाँ से कार से पानीपत और सोनीपत और दिल्ली और होते मथुरा वृंदावन होते हुए ये सब आगरा यूनिवर्सिटी डेवलप करने, कॉलेजेस डेवलप करने के लिए जाते थे आप? सेंटर बनाने के लिए। हाँ, तब मेरी बेटी पूर्वा थी 2 साल की। तो फिर जगन्नाथपुरी तक गए हम लोग, जगन्नाथपुरी बाई कार। आपने मुझसे जिक्र किया था कि ये एक दिन आप और सर खाना खा रहे थे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के। आपने ऐसे मुझे बताया था कि उनको एकदम से आया कि यार ऐसे तो कितना कर लेंगे डांस, कितना हम शोज करते रहेंगे, कुछ तो करके जा। सॉलिड काम। तो वहाँ से इसका सीड, वहाँ से प्राचीन कला केंद्र का सीड आया। वो स्कूल था, हम क्लास लेते थे। हाँ। वो हमारे अलग काम था, प्रोग्राम देते थे शाम को, रात को क्लब में खाना खा लिया, 2 बजे आगे क्लब से, दोनों जने मियाँ बीवी। तो उनको लगा सुबह ये तो लाइफ नहीं ना हुई कि क्लब में खाना खा लिया, प्रोग्राम दे लिया, कब तक कुछ करें, सॉलिड करें, दुनिया में करके जाएं, कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएं। बड़े बड़े उनके प्लान थे। अगर नहीं जाते तो उनका एक बड़ा मन था कि मैं कलाकारों के लिए गेस्ट हाउसेज बनवाऊं, छोटे छोटे 2-2 कमरे, साथ में एक बरामदा हो जहाँ ये लोग जाके ठहरे। जैसे जितने तीर्थ हैं वहाँ पे बनवाऊं, जो बड़े शहर है वहाँ पे बनवाए हम। हाँ। तो भाई कलाकार, क्योंकि कितना भी बड़ा कलाकार हो, वो इतना उसका स्टेटस नहीं होता कि वो रेस्ट हाउस में ठहर सके, सरकारी रेस्ट हाउस में।
कोई ऑफिसर ठहराए तो ठहराए, लेकिन अपनी वो नहीं होती, जी 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 बिल्कुल। होटल ही लेना पड़ेगा, और चाहे वो अमजद अली खान साहब भी हो, हाँ जी हाँ जी। वो भी नहीं जा सकते सरकारी उसमें। तो इनका बड़ा तो जब आपने प्राचीन कला केंद्र चलाने का, स्टार्ट करने का, उसको एफिलिएट करने का सोचा, तो आपको कोई ना कोई दिक्कतें तो आई होंगी, गवर्नमेंट की तरफ कोई चैलेंजेस तो आए होंगे। चैलेंजेस तो बहुत आए। वो प्लीज, वो क्या चैलेंजेस? जैसे हमारे साथ के 3-4 इंस्टीट्यूशन थे, तो उनको ये लगा कि ये बना लेंगे, कौन से? तो साहब को देख के उनको लगा कि ये तेज है, ये इसने दिमाग चल रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों लगे हुए हैं, इनने कुछ ना कुछ कर लेना है। तो पोजीशन करते थे, जैसे ग्रांट के लिए अप्लाई करो तो वहाँ जाके गड़बड़ कर देते थे, लेकिन वो खत्म हो गए धीरे धीरे सब। तो किससे मेहनत बहुत चाहिए, पर्सनली बहुत अटेंशन चाहिए, कोई चीज़ बनाओ। जब तक आप अपना सब कुछ नहीं दोगे, आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। मैंने जिंदगी में ये देखा। जी जी जी, नहीं 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 बिल्कुल। और हम दोनों मस्त अपने वो वाला हिसाब था कि 2 अंडे फोड़े तो 3 आमलेट बना लिए। वो ये नौबत भी आ गई क्योंकि पैसा लग गया, केंद्र में शुरू हो गया काम। जो हमारा कमाया हुआ था वो खर्च होना शुरू हो गया। वो आपने सारा लगा दिया। तनख्वाह थी 250 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज में, हाँ हमारी तो उसमें भी बरकत अच्छी हो जाती थी 250 में। और वो करके वो फिर कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं, मतलब साल में बहुत प्रोग्राम करते हैं, तो कलाकार लोग आते हैं, तो उनको होटलों में ठहराते थे। होटलों में ठहराते थे तो खर्च बहुत होता था। जो जिनको आप प्राचीन कला केंद्र के लिए बुलाते थे उनको होटल में, अरोमा होटल था उस वक्त, अच्छा की होटल था जी जी ये माउंट व्यू वगैरह कुछ ही नहीं था। तो इसमें ठहराते थे तो बहुत पैसे लगते थे। जैसे मैंने देखा सितारा देवी आई है, मैं होटल में गई उनको रिसीव करने, टमाटो सूप लाओ, ठीक नहीं है, ये वेजिटेबल सूप लाओ, ये भी ठीक नहीं है, मंचूरियन, 4 सूप बर्बाद हो गए। मैं वहाँ बैठी, मैं देखा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा कौन सा हम तो बर्बाद हो गए, 4 सूप फेंक दी उसने तो मंगा के, उन्होंने, ये तो गलत है। मैंने कहा घर पे ठहराओ सबको, अच्छा मैंने कहा सबको मैं खिलाऊंगी। कैन यू इमेजिन मैं किस घर से आई थी, और मैंने बचपन से घर में नौकर देखा था, लेकिन एक जैसे एक मस्त एक पागलपन होता है ना कुछ करने का, आधी पागल मैं भी हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। 30 लोगों की मैंने रोटी बनाई है। अच्छा। और उस वक्त गैस नहीं होती थी, चूल्हा, पत्थर की अंगीठी होती थी, पत्थर के कोले। ओह ओके ओके। चूल्हा तो आता नहीं चला था, पत्थर के कोले की अंगीठी होती थी। अच्छा अच्छा। कभी मीट नहीं खाया, क्या भूनती थी मुर्गा में खड़ी होकर लंबे उससे, मतलब इतनी मेहनत की। वो मैंने स्ट्रगल नहीं जानी, मैं आई एंजॉय इट। यू एंजॉय इट। पागलों की तरह इतना कलाकार प्यार करते थे, इतना मानते थे। आज भी मेरे बेटे को कोई बुजुर्ग होगा, आपकी मम्मी क्या खाना बनाती थी बेटा, वो कह लो खाने के जिक्र हो रहा, मेरी माँ का घर था, क्या बनाती थी, गोभी के परोठे क्या बनाती थी, अभी तक लोग याद करते। उसी से हमने जीता कलाकार। अगर कोई 1 लाख रुपया लेता था तो हमसे 50,000 लेता था। कि ये मेहनती लोग हैं, मियाँ बीवी दोनों सेवा करते हैं कला की, इनसे क्या लेना, इनसे क्या लेना। वो आज भी करते हैं, आज भी हमारा बहुत लिहाज करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो वो आप अगर माने तो स्ट्रगल थी कि आप प्रोग्राम देके मैं डांस करके आ रही हूँ टैगोर थिएटर से, और मेकअप भी नहीं उतरा, और वो उस वक्त मेकअप भी वो अच्छा नहीं होता था, बढ़िया वाला, झुक लगा के, इतनी समझ भी नहीं होती थी। अब तो क्या क्या चीजें आ गई हैं मेकअप जी जी जी। तो वो बिना मेकअप उतारे आते ही अपना साड़ी टांगी और शुरू हो गया काम। कितना जलता था, कितनी सेक पड़ता था। तो यार, तो मैम आपका चल रही थी ये सारी जर्नी सर के साथ, है ना? हाँ, फिर बस वो आर्टिस्टों को घर में ठहराना शुरू कर दिया। ये नौबत आ गई हमारी कि हम गैराज में पहुंच गए, बच्चे लेके दोनों। वो जो एक तो पूर्वा आप मिली है और सजल नहीं मिल पाया, वो पटना गए हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम गैराज में पहुंच गए, और यहाँ पर से वो शंभू महाराज जी, उस कमरे में दिलीप चंद्र बेदी जी, उस कमरे में सुंदर प्रसाद जी, और ईरान से एक सिंगर, वो चारों इधर क्यों, सब हम गैराज में घुसे हुए वहाँ सो रहे हैं, वो फोल्डिंग चारपाई डाल के। मतलब ये नौबत आई। लेकिन ये है कि एक तो उनसे प्यार बढ़ा हमारा, घर में रहने से, जो इकट्ठे रहे, इकट्ठा खाया, मेरे हाथ का उन लोगों ने खाया, तो उनको ना एक अजीब तरह का वो उल्स हो गया कि भी कितने अच्छे भाई ऑर्गेनाइजर हैं जो इतने प्यार से
रखते हैं और उधर हमारे पैसे बच गए। ये तो उन्होंने तो खबर कर दिया, होटल ने तो हमें खाली कर देना था, पैसे होते, टिकट कभी बेचा नहीं। जितने जिंदगी में प्रोग्राम किया हमें करते हुए आज 52 ईयर्स हो गए। अच्छा 55 हमने एक टिकट कभी नहीं बेचा, न। हम फ्री करते हैं, जितनी हमारी जेब में पॉकेट में, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 2 लाख। आपके प्राचीन कला केंद्र में जितने हम फ्री करते, परफॉर्मेंसेस होती है फ्री होती है, कोई टिकट? हमारा 1 करोड़ का बजट होता है साल का। राइट, कोई टिकट नहीं होती? कभी नहीं। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि कला की सेवा करनी है तो फ्री करनी है, फ्री लोगों को हमें वो करना है, ग्रो करना है कि संगीत क्या है, क्लासिकल सवेर क्या है, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में। हमने कभी एक टिकट, आज तक कभी कोई टिकट नहीं रखती, कुछ नहीं, जब भी आपकी परफॉर्मेंस? नो टिकट्स। जैसे आजकल की जो कलाकार हैं वो ले रहे हैं 10-10, 25-25 लाख लेते हैं। मान लीजिए अब हरिहरन को बुलाए तो 25-30 लाख से कम नहीं लेंगे, तो इतना कहाँ से आएगा? नहीं होता था। तो डोनेशन या टिकट किसी को दे दे, भाई तू टिकट भाई बेचे, नहीं बुलाएंगे, हम नहीं टिकट से नहीं करेंगे। कभी अगर वो मिल गए हमें, हरिहरन जी कहीं कोई जान पहचान हमारी हुई किन्हीं से, जैसे विश्वोन भट्ट जी है, उनके अच्छे दोस्त हैं, किसी को पकड़ लिया, भाई इनको बुला लो, भाई 10 लाख दे देंगे या 4 लाख 3 लाख दे देंगे, आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। ये हमारा सूल है, क्योंकि आप टिकट नहीं बेच। नहीं टिकट के। हाँ, तो फिर आपको और मेरे बच्चे भी अब बिल्कुल टिकट का कोई सोचते भी नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता था, वो कहते थे कि क्या टिकट लेना है, क्या रुपए लोगे, करो। और वो होता भी है, हमारे पास फंड्स भी है। 3,27,000 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इस साल। आपके 4,000 एफिलिएटेड सेंटर्स हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके। 4,000 एफिलिएटेड सेंटर्स हैं आपके, और 3,27,000 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। अगर 3,27,000 मान लीजिए 400-300 भी सेंटर फीस हो, एग्जामिनेशन की फीस हो, क्योंकि 150 से लेके 1,000 तक हिसाब लगाइए तो हमारा फंड्स पूरे हो जाते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। और वो सारे फंड्स आप? हम लोग फाइनेंशियली वी आर साउंड, फाइनेंशियली बड़ी अच्छी तनख्वाहें देते हैं हम स्टाफ को। 70-80 के करीब हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, सब खुश हैं, मस्त हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। फिर उनका बच्चों की पढ़ाई का केंद्र देता है जब एडमिशन्स होते हैं, और उसके बाद शादी वादी होती है तब हम लोग उसमें हेल्प कर देते हैं। वो एक परिवार है, जिसे कहना चाहिए ना। जी 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 जी, बस एक परिवार है जो जिसका जो होता है कर देते, निकाल देते हैं। तो जितने ये बाकी सेंटर्स हैं और सिटीज़ में और कंट्रीज में, तो वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड हैं सर? सो बेसिकली दैट इज़ द काइंड ऑफ अ हेड सेंटर, एफिलिएटेड है। तो वो सारी चीज़ें जितने भी वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं आपके यहाँ परमिशन यहाँ से पास होंगी, तो वहाँ पे अप्रूव करने के बाद। देखो, तो अब आप क्या संभालते हैं अपने प्राचीन कला? मैं प्राचीन कला के अंदर एक तो सबको डराए रखती हूँ। अम्मा हूँ मैं सबकी, प्यार नहीं डराती, नहीं प्यार बहुत करते हैं सब, नहीं बहुत प्यार करते हैं। मैं पिछले दिनों थोड़ी बीमार रही थी, मुझे पता है क्या हाल था सबका, कैसे सब लोग चिंता में थे, कोई कुछ सुख रहा था, कोई कुछ सुख रहा था, कोई कुछ सुख रहा था, ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इन दिनों पिछले दिनों काफी बीमार रही मैं, तो वो मैं गई नहीं, केंद्र नहीं गई, तो बहुत उन लोगों ने वो किया। तो अच्छा क्या चाहिए, बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। आपके मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा बेटा इतना अच्छा है। आपके पैर पे भी एक चोट लगी आप? हाँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे से, कुछ हुआ, मम्मी का प्यार नहीं चलते रहते हैं, है ना? आपके वो चीज़ों से कोई रुकावट नहीं आती कहीं पे? कहीं कुछ नहीं। इस बात में मैं बहुत तो कुछ अलग करते हो आप फिटनेस को अपने रखने के लिए, अपने माइंड को रखने के लिए? मैं खुश रहती हूँ, जिसका जो कुछ कर सकती हूँ। किसी का ब्याह हो रहा हो, किसी की बेटी पढ़ रही हो, जो कर सकती हूँ मैं कर देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे 3 वर्कर्स हैं घर में काम करने वाले, तीनों की बेटियों की मेरी इतनी उम्र हो गई है,
तीनों की बेटियों की 3 रथें पायले और बिछुए बना के मैंने एक जगह रख के अपनी डॉटर इन लोगों को बता दिया है कि इनका मैं हूँ तब तो दूंगी, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी तरफ से इनको ये दे देना। मैं जो कर सकते हैं। अब मेरे ड्राइवर की बेटी की शादी करके कहना नहीं चाहिए, पर मैं ये मेरी नेचर है कि अगर मेरे पास एक्सेस है या मेरे पास है तब मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो सर के टाइम से चलता है। हाँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, उनको तो खुद हैरानी होती थी करती क्या रहती है ये पता नहीं। हाँ, दहेज वो लड़की का सारा दहेज बना दिया ड्राइवर का, बड़ा अच्छा था मेरा ड्राइवर। अब तो 3-4 है ना, ये सब मस्तियाँ झाड़ते हैं, वो एक ही था, एक ही मेहनती ड्राइवर था। आप सीएम के आप कहते थे कि सीएम के हाँ, हमें फेस पे जाते साइकिल पे चले जा रहा। हाँ, वो साइकिल तारें कहाँ थी हमारे पास, साइकिल होती थी, एक लेडी साइकिल होती थी, एक जेंट्स होती थी, और अपना साइकिल ऊपर बैठे। क्या? और मैं भारत माता साड़ी तो पहनती हूँ, हाँ, कुछ और कपड़े कभी पैंट शर्ट सलवार कमीज पजामिया नहीं पहनी, साड़ी अपनी पहनी, सुबह साइकिल पे बैठे। वो सेक्टर 2 में कैरों साहब के बहुत याद करते थे, कैरों साहब सरदार कपूर सिंह थे। हाँ, स्पीकर थे लोकसभा के हमारे यहाँ के लेजिस्लेटर, उनके यहाँ नाश्ता पानी साइकिल पे चले जाते थे, कुछ नहीं, कोई टेंशन, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मेरे हस्बैंड तो अगर ड्राइवर बीमार हो गया तो पीएम से कहते थे साइकिल के पीछे बैठ के दफ्तर छोड़ा मुझे, रिक्शा नहीं दिख रही। हमें नहीं, हमें इस बात की कभी वो नहीं हुआ, कभी नहीं। अब हम टूर पे जाते थे, 3rd क्लास में बैठते थे दोनों, डिब्बे हमारे साथ होते थे, बिस्तर बंद हमारे पास थे 2, फिर ट्रंक होते थे, वो अटैची होती थी। आराम से असम जा रहे हैं टूर पे, कहीं जा रहे हैं, अब बैठी, अब बाहर जाते हैं। अब वो मेहनत इतना रंग लाई है कि हम जहाज से नीचे नहीं उतरते। सही। और आपने मुझसे एक किस्सा शेयर किया था कि प्रधानमंत्री आई थिंक श्री प्रणब मुखर्जी आए हुए थे और आप आए थे, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो प्लीज बताइए अभी उसको। पर वो आए थे प्रणब मुखर्जी, गवर्नर के यहाँ उनका लंच, ऑफिशियल लंच था, स्टेट लंच जिसे कहते हैं ना, तो मुझे भी इनवाइट कर लिया उन्होंने। तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्यों इनवाइट कर लिया। मैंने 2-4 और कलाकारों से पूछा अपनी जो मेरे लेवल की थी कि तुम्हें बुलाया नहीं, तुम्हें बुलाया नहीं, तुम्हें बुलाया नहीं। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया, चलो है मैं तो जाऊंगी। फिर संजू कहते कि मेरा बेटा कि आप जाओगे, मैंने कहा हाँ जाऊंगी तो सही, देखूं तो सही क्या क्यों बुलाया, मेरे को क्यों बुलाया। मैं गई तो वहाँ कोई लेडी नहीं, तो मैंने हमारे कमिश्नर वगैरह यहाँ के जो ऑफिसर जिनको मैं जानती थी, मैंने कहा भैया कोई लेडी नजर नहीं आ रही है, मुझे बुलाया है कि आएंगी लेडीज, लेकिन वो गवर्नर के घर से या चीफ मिनिस्टर के घर से या आईजी के घर से ऐसे ऑफिशियल आएंगी, या आम नहीं बुलाया, आम नहीं बुलाया, क्योंकि कुछ इनकी ना ये होती है, सिक्योरिटी मेजर्स बहुत होते हैं जब ये वीआईपीज आते हैं ना, ऐसे डिग्निटीज आती हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स बहुत होते हैं, बड़ी तलाशियाँ ये वो, सिक्योरिटी का बड़ा इनका वो रहता है। तो इतने में वो लंच सब लाइन लग गई, थालियाँ आ गई, पीतल की कटोरियाँ बड़ी सुंदर, कुर्सियाँ भी एक सी, बहुत सुंदर इंतजाम, शामियाना लगा हुआ। तो ऐसे एक तो डॉक्टर बैठ गए राष्ट्रपति के मेरे साथ, इधर कोई उनका एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे, कौन थे पता नहीं। तो धीरे धीरे कहते हैं, मैं खाना खा रही थी, मुझे फिर नहीं समझ आया कि मुझे क्यों बुलाया। तो कहते आप शोभा कौशल जी हैं, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया, मैंने उससे फिर पूछा, कहते हैं आपको हमारी मैडम ने बुलाया। तो मैंने कहा मैडम कौन है भाई, कहती वो मिसेस पॉल। मैंने कहा मीठा आप, कि हाँ। मैंने कहा वो आई है, कहती हाँ वो राष्ट्रपति के साथ बैठी है। तो मैंने खाना खाया जल्दी जल्दी और मैं चल पड़ी राष्ट्रपति की तरफ, भाई उससे मिलूं। अब वो हिल नहीं सकती थी क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी बहुत होता है। तो मैं जब पहुंच गई वहाँ से उसके पास, वो उठी, उसने मेरे पैर छुए, वो आईजी वगैरह सब देख रहे थे, ये चीफ कमिश्नर वगैरह सब देख रहे थे कि इसने उठ के इनकी जो सेक्रेटरी थी, क्या थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, इसने पैर छुए। तो वो फटाफट पैर छुए थे, मेरे राष्ट्रपति उठ के खड़े हो गए, वो चले तो वो साथ चली गई, स्लीप करके ऐसे करके क्या बोली मुझे ये भी नहीं सुनाई पड़ा, चली गई। अब मुझे पूछ रहे तारिक
आप कैसे जानते थे? आप है ना मेरी स्टूडेंट। ये ठीक है, मतलब कैसा कभी कभी टीचर के लिए कितना एक वो हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। बट आपके लिए तो वो एक बहुत खूबसूरत लम्हा। और देखिए उस वक्त मुझे एक बड़ी अजीब बात लगी। हम्म। मैंने कहा मैं जाऊं और मैं फोन करूं ड्राइवर को, तो ये ना हो कि ड्राइवर आए ना मैं खड़ी रह जाऊं, बेइज्जती हो जाए। लेकिन फिर क्या किया? लेकिन जी कमाल, जैसे ही मैंने फोन किया जाके कोई शू करके गाड़ी आई मेरी, अपन भी बैठ के मैंने कहा हाँ, अब ठीक रहता हूँ। कभी कभी होता है ना भाई, ये है सिविलियत, हाँ। इसको क्या पता, चला आ रहा है डुगड़ी डुगड़ी करके। नहीं जी, इज्जत रखिए सरदार जी। मैम, प्राचीन कला केंद्र में कौन सी आर्ट फॉर्म सिखाई जाती हैं? गायन, गाना, गाना, इंस्ट्रूमेंटल, तबला, सितार, वायलिन, बांसुरी, Right. गिटार राइट, और पेंटिंग और डांस। पेंटिंग और डांस। लेकिन अब हम योगा ओके, शुरू करा रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि योगा का आजकल बहुत कोर्सेज बन गए हैं, योगा का बहुत चलन हो गया। मोदी साहब ने बड़ी योगा को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया है, तो हम योगा भी सोच रहे हैं। जैसे ऑलमोस्ट अब 70 साल से जुड़े हुए हैं कथक के साथ। हम क्या डिफरेंस है तब में और आज में? कैसे आर्ट फॉर्म बेहतर हुई है या फिर नहीं बेहतर हुई? कुछ कमियां हैं क्या? क्या क्या फ़र्क देखते हैं आप उस फर्क टाइम? तो बहुत है, फर्क बहुत। क्या फ़र्क है मैम? पहले जो स्टूडेंट होते थे, जो सीखते थे, उनमें बहुत सब्र होता था। वो ज्ञान को लेते थे, कला को आत्मसात करते थे, अपने आप में उसको सीख मतलब परिपक्व होते थे। मैं ज़्यादा सख्त हिंदी बोल रही हूँ, नहीं, मतलब ज़्यादा परफेक्ट होते थे। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। आते ही पहले पूछ लेंगे कितनी देर में डांस आ जाएगा, हाँ, अब स्टेज पर चले जाएंगे। हम लोगों की अपने गुरुजी को ये पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि हम स्टेज पे कब जाएंगे। जब उनकी दृष्टि होगी, कृपा दृष्टि होगी तो ठीक है। हाँ, एक चीज कोई सिखा दी, उसको मांझे जा रहे हैं, कभी नहीं पूछते थे आगे भी करा दो, हाँ, या आया कि नहीं आया मैडम आगे बता दो। ये फर्क है। और हर बात में, हर फील्ड में ये बात है, जल्दबाजी, फास्ट वेस्ट ना हर चीज़, सब कुछ फास्ट, क्योंकि सब ज़माना ही वैसा हो गया ना, हर चीज़ फास्ट चाहिए, सब जल्दी चाहिए, सब कुछ फास्ट। बात जल्दी कर दो, हर चीज़ को जल्दी ख़त्म कर दो, बस 90 सेकंड की रील होनी चाहिए। छोटी सी बात है, देखो आप, माएँ कितने प्यार से खाना बनाती थी बच्चों के लिए, ठीक है, जिनके घर सर्वेंट्स भी होते थे, वो भी माएँ जाके रसोई में बच्चों के लिए करती थी। अब क्या करती हैं माएँ, नूडल छोंक दो, बच्चे क्या देते हैं, बस बॉईल कर दो, बस स्टीम कर दो, ये कर दो, वो चाहिए ही नहीं, वो बात, वो स्वाद। वो त्योहारों पे क्या मिठाइयाँ बनती थी, फेस्टिवल्स में, दिवाली पे, होली पे गुजिया बन रही है, दिवाली पे क्या नाम है, सेमिया शक्करपारे बन रहे हैं, यहाँ बनते थे, मैं बनाती थी। जब मैं आई हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं, अब खाता ही कोई नहीं, तो मैं थोड़ी खाऊंगी। सब डाइट कर रहे हैं। सब डाइट, जिसको देखो जिम, शाम को सारे चल देते हैं जिम। सारे जिम, खाली घर, फिर आते हैं पसीने पसीने, सड़े पसीने जाते होते हैं। वो फर्क पड़ गया बहुत, लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क पड़ गया। मैं आपको लगता है वो समय बेहतर था? कुछ बातों में आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, भोले होते थे पहले। लेकिन वो भोलापन बेहतर था कि ये इंटेलिजेंस बेहतर है? अब ज़्यादा भाग भाग दौड़ मच गई। हाँ, वो माँ से प्यार, वो भाई बहनों में प्यार, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे खाना, बांट के खाना। अब तो फ़ोन से फुर्सत मिलेगी इकट्ठे बैठे। कोई कभी खा गया, किसी ने खोला फिर खा लिया, तीसरा आया उसने कर लिया, अब वो बात नहीं है। वो जैसे हम लोग अभी भी, मैं बीमार हुई पिछले दिनों, मेरे साथ भाई बहनों ने, किसी ने चिंतपूर्णी सुख लिया, किसी ने कुछ सुख लिया, जी ठीक हो जाएगी तो यहाँ जाऊँगा, जी ठीक हो जाएगी वहाँ जाऊँगा, जी मतलब जैसे उन लोगों ने सुखा, जैसे वो रोए, जैसे उनको मेरी चिंता हुई, मैं तो उसी में धन हो गई। मैं तो उसी में धन हो गई कि इतना प्यार करते हैं इस जमाने में भी वो लोग। असल कमाई तो मैम यही होती है
कि मैं तो बिल्कुल धन हो गई। मैंने कहा कमाल है, नहीं तो कौन परवाह करता है। जायदाद के लिए लड़ मरते हैं, मैंने लड़ मरती हैं। जब मेरे मदर फादर की डेथ हुई, फादर की पहले हो गई थी, मदर की हुई, तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं पड़ी थी, तब वो चली गई। तो मेरे भाइयों ने, जब सब बैठे थे चुपचाप, मैं जब आगरे गई तो मेरे भाइयों ने क्वेश्चन उठाया, जी क्या करना है। हालांकि मैं 2 से छोटी थी, लेकिन उन्होंने बड़ों के नाते मुझे बड़ी समझ के, तो मैंने कहा क्या करना है बोलो। नहीं आप बता दो क्या करना है। मैंने कहा देखो, जो भी जेवर है माँ का वो एक कुल बांट दो सब में। घर का मैं, जमीन हमारी ना, जैसे यहाँ से लेके जहाँ ये खत्म होती है ना सड़क, ये लाइब्रेरी खत्म होती है, इतनी खेत थे वहाँ पे, जैसे कोठी तो इतनी बड़ी थी आगरा। और उसके बाद शतूत के पेड़, आम के पेड़, सब्जियाँ। मेरी माँ को बहुत शौक था बागवानी का, तो उन्होंने सारा वो बनाया हुआ था फलों फूलों का जगह। तो वो क्या करना है, मैंने कहा ये मैं कल बताऊंगी। मैंने रात को बहनों को फ़ोन किया, दोनों को। आपको मैं आज का एका बताती हूँ, आजकल कैसे खून खच्चर हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैंने बहनों को कहा, तो भाई क्या है कि क्या आप क्या सोचती हो। मैंने कहा दे दें भैया इन लोगों को, हम क्या करेंगे। मैंने कहा जैसे आपको अच्छा लगता है। ये बहनों का जवाब था। मतलब कम से कम नहीं तो कम से कम भी इनको 30-30, 40-40 लाख इनके हिस्से में आता है मेरी बहनों पे। मैंने कहा दे दे, हमने क्या करना है बेटा, मेरा इतना बड़ा घर, तेरा घर, अपना तो संभालता नहीं है, तुम अपने ससुराल का संभालो, हम पीआर का तो लें भाइयों को, जैसे आपकी मर्जी है। दूसरे दिन मैंने भाइयों को कहा लाओ साइन कर देती हूँ, आप ले लो, हमें नहीं चाहिए। मेरे भाई मेरी शक्ल देख रहे हैं। ये उनकी ग्रेस थी कि उन्होंने मुझसे पूछा, बहुत बड़ी ग्रेस थी कि बहन से पूछा कि क्या करना है। और मैंने कह दिया भाइयों को, मैंने तीनों बहनों का सिग्नेचर कर दिए, आभा सूद, बाबा जो प्रतिभा जोशी और शोभा कौशल, साइन कराई। फिर ऑफिशियल बाद में हमारे पास वो कागज आए जो मैंने चारों भाइयों को दे दिया। और मेरी बहनों का सब्र देखो, मेरे जीजे देखो दोनों, नहीं तो जीजे भी पकड़ सकते थे मुझे, जीजे आप कौन होती हो, हमारा नुकसान करा दिया आपने क्यों किया ना। जीजी ने कहा चल ठीक, बेटा इतना वापस इतना है, हमने क्या करना है। एक दिन नौकर नहीं आता तो घर सारा उजड़ जाता है, झाड़ू नहीं लगता हमसे। किसके लिए अल्लाह मजाए, किसके लिए गएंगे, हमें चाहिए नहीं चाहिए कुछ। और मेरी बहनों ने माना, इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकती। इतने ग्रेसफुली उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है, तेरी करते हैं, हमारे आप नहीं करते, तेरी मर्जी है जी, जिसको मर्जी दे दिया उनको चारों को। और एक शर्त रखी कि मेरी जब दोनों बहनें आएंगी उनकी खूब खातिरदारी करना, क्योंकि इनके ससुराल वाले हैं, उनको ये ना महसूस हुए कि पीयर में इनकी वो नहीं है। जी मेरी चिंता मत करना। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। कौन करता है, कौन छोड़ता है इतना रुपया, इतनी ज़मीनें थी, सो मैंने नहीं लिया, ना लेने दिया बहन, और बड़े प्यार से मान गया। मेरे ब्रदर इन लॉ भी ठीक है, जीजी ने जो फैसला किया। तो हम कला, कथक, क्लासिकल डांस, आपको लगता है कि ये चीज़ बढ़ रही है? देखिए अब कहाँ पेरेंट्स शोर करते थे क्यों सीख रहे हो, क्यों सिखा रहे हो। अब फादर खुद लेके जाते हैं प्रोग्रामों में, बच्चे को उत्साह करते हैं, बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं, गुरुओं के ऊपर खर्च करते हैं। और दूसरी बात, सब्जेक्ट हो गया अहमियत, तक पीएचडी हो रही है यूनिवर्सिटीज में। कहाँ होती थी पहले पीएचडी या एमए या बीए, अब सब्जेक्ट है। बहुत तरक्की हुई है डांस की। पंजाब में डांस मैंने शुरू कराया था, ता थी तक ये शब्द मैंने सिखाया था बच्चों को। और तो बड़ा अजीब लगता था कॉलेज की लड़कियों को, लगती थे साढ़े जिन्नी है हिंदी बोल रही, लगती तो साढ़े जिन्नी है, चलो इन्हू डांस कराने हैं, कोई नहीं मैडम ਅਸੀਂ तो ਵੱਡੇ हैं, सानू तो आंदा नहीं, तुसी जरा करके दिखाओ। और मैं पागल, छोटी सी मैं पागल शुरू हो जाती थी डांस। मुझे तो अच्छा था, मजा आता। You were married and आप टीचर थे, आप टीचर में भाई छोटी सी और लगती थी छोटी जाइए, पता नहीं बोल देंगे। तो बताना चाहता हूँ कि वो आप कह रहे हो कि लगते तुम्हारी जितनी है, तुम्हारी जितनी। हाँ
जी। छोटी लंबी। तो आप तो इवन प्राचीन कला केंद्र में भी डांस आपने ही स्टार्ट करवाया है? नहीं, वहाँ तो मेरे हस्बैंड वहाँ से साथ करते ले थे रहे क्योंकि सर तांडव के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने सारी विधाएं सीखी थी, सारी विधाएं। कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी सब। अच्छा, उनको सारी विधाएं सीखी हुई थी। और मैम आपकी? मैंने कथक मेन सीखा, हाँ। बाकी थोड़ी थोड़ी सी। बाकी थोड़ा थोड़ा सीखा, बट हाँ, आप और सर ने साथ में बहुत परफॉर्मेंसेस की ना। वो हम्म। बहुत सारी तो दी थी, जो कि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में पड़ गए, फिर वो रियाज नहीं हुआ, फिर वो उसमें दफ्तर के काम में इतना हो गए, फिर मैं भी बिजी हो गई, लेकिन मैं परफॉर्मेंसेस करती रही बीच बीच पे। बीच में रेस्ट कर लिया, बीच में बच्चे हो गए, फिर परफॉर्मेंस कर ली, फिर पढ़ाई कर ली। आई वॉज ओनली मैट्रिक जब मेरी शादी हुई। उसके बाद मैंने इंटर किया, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, ये सब आपने किताब लिखी। हाँ, सब मेरे हस्बैंड ने बहुत इंस्पायर किया मुझे। सबसे बड़ा फायदा इस पे किताब लिखी है आपने? डांस के ऊपर एक ही तो काम आता है मुझे। नहीं, आपको दो काम आते हैं, आप खाना भी बनाते हैं। दाल देसी बनाती हूँ, इन लोगों ने कह दिया बहुत अच्छा बना, नहीं पर प्यार से खिलाती हूँ, प्यार से बना। हाँ। ये भी बहुत बड़ी बात है, खाना बनाना फिर उसको सर्व करना, ये भी एक कला होती है। ये ना खाना बनाओ मत्थे मार दो खाओ, सच्ची खाने वाले का स्वाद ही खराब हो जाता है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि फुल्का खत्म ना हो थाली में, सब्जी खत्म ना हो, उससे पहले पूछ लो, उससे पहले डाल दो। एक लेडी के लिए, एक हाउस वाइफ के लिए, माँ के लिए, कोई भी हम काम किसी के लिए कर रहे हैं, जब तक प्यार से ना करें, हाँ, उसका कोई मकसद नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो महसूस होना चाहिए, महसूस होता है, वो समझ, वो फील होना चाहिए। और प्यार भी, खाना भी प्यार से बनाना चाहिए। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। कहते खाना लगता ही तब है जब प्यार से खाओ और प्यार से खिलाओ। बुड़ 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 करके बनाए जाओ के मारे नहीं, ऐसी बात। मैं आपको फिल्में भी ऑफर हुई हैं? हाँ, पहले ये चंडीगढ़ में बन रही थी हकीकत। हकीकत? हाँ, अच्छा। उससे पहले हम शादी के बाद हम कश्मीर गए थे। जश्न कश्मीर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, और वहाँ की सारी क्राफ्ट मेला लगता है, उसमें हम लोग गए थे। तो उसका कॉन्टेक्ट मिला था हमें, मेरे हस्बैंड को, तो हमने अरेंज किया था वो। तो उसमें ये पाची ब्रदर्स बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं, वहाँ प्रकाश को, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। कौन सी पिक्चर थी उसमें? प्रदीप कुमार, अच्छा, हीरो था। ओके। और उन्होंने 1 लाख रुपया उस वक्त एडवांस दिया। उस वक्त 1 लाख रुपया उन्होंने चेक दिया। ये है 61 की बात। तो दिया, तो मैंने फिर बाद में सोचा, मेरे हस्बैंड ना थोड़ा दिल के डांसर ना बड़े छोटे दिल के थे, उनको ज़्यादा हंसना खेलना इतना पसंद नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा कल को मान लो आपने मान लिया फिल्म में काम कर लो, कल को मेरा मान लो मार्केट बन गई, तो आप मैं घर आऊँ तो आप तो लड़ोगे, तू ज्यादा झुक रही थी, तू ज्यादा ये कर रही थी, तू ज्यादा वो कर रही थी, और जिस खानदान से हूँ वो मैं आपको छोड़ नहीं सकती, तलाक दूंगी नहीं, तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी शुरू, फिर आप सह लोगे? हाँ। कहते नहीं, मैंने कहा फिर दो पैसे वापस। फिर हम जनपद होटल था दिल्ली में, वहाँ जाके उनको पैसे वापस कराए। अच्छा। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट हाँ पिक्चर का। तो मतलब इतनी सिंपलिस्टिक कॉन्वर्सेशन। हाँ, मैंने कहा नेचुरली अब एक हीरोइन बन रही है तो हर तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी उसमें, है ना। अब तू तो ज्यादा ही झुक रही थी भाई, हीरो से ज्यादा ही फ्री हो रही थी, ऐसे कुछ हो तो मैं तो लड़ नहीं सकती ना, मेरी नेचर है, मैं छोड़ भी नहीं सकती, घर गृहस्थी नहीं खराब कर सकती, छोड़ो। बस आपने सिंपल पूछा? ना मुझे आर्टिस्ट इमेज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है बस। आपने कहा ठीक है, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी करो। फिल्मों में तो उल्टे सीधे कपड़े जो पहनाएंगे, जो पैसे देंगे वो तो पहनाएंगे ही ना, वो तो जो कहेंगे, तो वो मेरा नेचर नहीं था, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, ये बहुत मुश्किल था मेरी। सबसे बड़ी तो ड्रेसेस मेरे लिए मुश्किल थी बहुत। अब मैं डांस करती हूँ, परफॉर्मेंस जो मेरा मन होगा मैं पहनूंगी। तो इसमें तो वैसे भी आपकी सारी इंडियन वेयर साड़ियाँ है ना, ऐसे ही लहंगा होता है तो वो जितना मर्जी लंबा पहनो, जितना मर्जी ब्लाउज पहनो, जैसा मर्जी डिजाइन हो, बिल्कुल। वो तो आपका ये डांस एक चक्षु कला होती है, विजुअल आर्ट है, यस, इसको सीधा देखा जाता है। तो ऐसा ड्रेसअप हो जो डांस देखे अगला,
ध्यान जाए कि कला क्या है, उस आर्टिस्ट की क्या कैलिबर है, क्या आता ये सबसे बढ़िया क्या वो। कुछ है फिर दोबारा मुझे याद बन रही थी हकीकत कि ये जो प्रिया राजवंश हाँ। चंडीगढ़ की लड़की थी, अच्छा तो कैरो सामने चेतनानंद आए थे यहाँ पर, तो कैरो साहब ने कहा सारी बीबा नू देखो, बीबा नू लो, बड़े प्यार करती थी मन इन बीबा नू लो, बातचीत चली वो। फिर मैं इस फिल्म में इंटरेस्ट, आप सीएम थे ना? हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, मैंने कहा मुझे कला। बूट पॉलिश भी आपको? वो मैं जब बॉम्बे गई थी ना, छोटी सी जब लोग में, तब वो बेबी डांस मेरी एज की थी ना, तो उन दिनों बूट पॉलिश बन रही, उस वक्त भी ऑफर आई थी कि इसको डांस इतना अच्छा करती है। नहीं, तब तो गुरुजी, मुझे तो अकल नहीं थी, गुरुजी ने नहीं किसी को पटकने दिया पास, वो डर गए कि फिल्म ले गए, कोई खुद का मेरी लड़की खो गई तो क्या होगा। जी जी जी, बेचारे वो कौन से पढ़े लिखे थे, नृत्यकार थे, कलाकार थे। ऐसे तो 3-4 बार मुझे मौका मिला। एक बार बनी सी ये मीरा हेमा वाली को लेके बनी जी। अच्छा, तब भी बात चली थी। ओके। फिर आपने तब नहीं, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी फिल्म में, नहीं इंटरेस्टेड थी। बहुत छोटी जिंदगी होती कलाकार। आज अगर मैं फिल्म में होती, कोई मुझे पानी नहीं पूछता। आज मैं गुरु वहाँ हूँ। वो सोचते हैं कि इतनी एक्सपीरियंस है कि 10 मिनट भी इसके पास बैठेंगे तो कुछ मिलेगा। ये फर्क है एक एक्ट्रेस में और एक कलाकार में। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि इस उम्र में मैं बैठी हूँ, अगर मैं आसन रख बैठी हूँ, तो जो डांसर्स हो गए ना, वो कहेंगे अगर 10 मिनट भी मैडम बात कर ले तो कुछ बता ही देंगी। एक्ट्रेस 80-82 साल की हो जाएगी, कौन पूछेगा? कहाँ मौत हो जाती है पता भी नहीं लगता, जहाँ तो भीड़ लगी होगी जब हम जाएंगे। ये फर्क है। इसलिए मैंने कभी फिल्म को नहीं तवज्जो, अपना मन है जो मर्जी पहनो, जैसे तो रोकने की बात नहीं है। कुछ ये भी बात थी। और मुझे फिल्म की लाइफ बहुत छोटी होती है। लड़कों के लिए ठीक है, मेल के लिए ठीक है, लेडीज के लिए बहुत छोटी होती है। या तो वो वक्त में छोड़ दें, एक अच्छे वक्त में खत्म कर दें। रिश्ती जाए वो नहीं है, मुश्किल हो जाता है ना वो सबके लिए, हर इंसान के लिए इजी नहीं होता। वहाँ पर ऊपर जब हो तब छोड़ते हैं चीज़ों को। छोड़िए तो ज़्यादा इज्जत रहेगी ना, हर चीज़ मेरे ख्याल से। मैं ऐसा सोच, हर चीज़ में ऐसा ही है ना, कि अगर हम पीक पे छोड़ते हैं ज़्यादा इज्जत रहती है। ज़्यादा अगर जैसे मैं डांस के पार मार के भेजो तो मैं डांस नहीं कर पा रही, मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं खड़ी होकर डांस नहीं कर पा रही तो मुझे बैठ के बतावा करो, भाव करो। वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, छुट्टी, तो बने रहो गुरुजी, गुरुआ बने ना, उस पर ज्यादा इज्जत है। अब आप परफॉर्मेंसेस करती हैं? हाँ, मैं बता रही हूँ ना, दिवाली से पहले लास्ट परफॉर्मेंस मेरी दिल्ली में थी, और अभी उससे पहले 15 दिन पहले बॉम्बे में थी, उससे पहले कलकत्ता में थी। इन 3 महीनों में मैंने 4 परफॉर्मेंस दी थी। अभी आने वाली कुछ परफॉर्मेंसेस हैं आपकी? हाँ, अभी इस वक्त कोई करने भी नहीं देगा, बैठा कर बड़े हाथ पैर मारती हूँ, पर वो मानते नहीं है। मेरा बेटा नहीं, बैठे रहो। राम जाती हैं रोज प्राचीन कला केंद्र? अभी हाँ, तकलीफ जाती, कभी कभी नहीं भी जाती। हाँ, क्योंकि आदत भी गंदी हो गई ना जाके। हाँ। बड़ा मजा आ रहा है जी, तो जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर जाती हूँ। सर को गए कितना समय हो गया आप? 17 साल हो गए। 17 साल। उनके बाद की जिंदगी वो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर गए, पढ़ाया लिखाया, एक मुझे स्टैब्लिश किया, बहुत इंस्पायर करते थे, रियाज करो। अगर रियाज नहीं करना है तो फिर 4-5 सब्जियां बनाओ, खाने बनाओ। अगर रियाज करना है तो कोई बात नहीं, पनीर की भुजिया बनाओ, दूध का गिलास ब्रेड रख दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर नहीं करना है तो फिर बढ़िया खाना बनाओ, कुछ काम क्या है, रियाज जरूर करो। बहुत रियाज किया मैंने। पढ़ो तुम्हारे। मैम आपकी शादी उनके साथ बहुत जल्द हो गई थी, आप बहुत छोटे थे, और आपका उससे पहले भी आप अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपका एक्चुअल राइज कि आपकी शादी के बाद आया, तो वो सर को श्रेय जाता है? बिल्कुल, माँ को तो जाता ही है, एक मेरी माँ को जाता है श्रेय, और एक सर नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो मदर हैं उन्होंने तो किया ही, वो शुरुआत करवाई। और एक मेरी प्रिंसिपल होती थी, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, मैं बहुत चलेगा थी, तो मुझे सबसे डर लगता था। एक तो मैं हिंदी पढ़ी हुई थी, हिंदी स्कूल की, एक आगरे से आई, यहाँ तो बड़े मॉडर्न लोग थे, तो मुझे सबसे डर लगता था
जो ज़्यादा मॉडर्न दिखता था तो मैं छिप जाती थी, वो हिसाब था मेरा। तो वो प्रिंसिपल ने देखा कि ये बेचारी आई है, बेचारी यूपी से आई है, कलाकार तो अच्छी है पर छुपी फिरती है, इससे छुप गई उससे छुप गई। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे बहुत बूस्ट किया, बहुत मुझे वो किया। तो मेरे हस्बैंड के साथ मिसेज आत्मा राम होती थी मेरी प्रिंसिपल, उन्होंने बहुत किया मुझे। फिर तो ये हिसाब था कि फैशन शो में लड़कियां जाती थी तो मैं सिखाती थी कैटवॉक। क्या बात है। तो ये नौबत आपने नहीं की कभी क्या? 2-4 हीरोइनें थी मेरी स्टूडेंट, पूनम ढिल्लों जैसे, अच्छा, और रिपी ग्रेवाल, ओके। और उपासना के तो मैंने आज भी पैसे देने हैं। वो फीस के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो चली गई, अच्छा, आपका कोर्स पूरा नहीं कर सके वो, क्या? तो पैसे छोड़ गई मेरे पास। ऐसे गुरु दक्षिणा। 4-5 हैं। जी मैम, क्या क्या मैसेज है आपका जो बच्चे फाइन आर्ट्स में आना चाहते हैं, क्लासिकल सीखना चाहते हैं, गाना सीखना चाहते हैं, स्पेशल इंडियन क्लासिकल, क्या मैसेज है आपका कि किस तरीके से उनको परस्यू करना चाहिए? 2 बातें हैं, इतने आर्टिस्ट हो गए, इतने लोगों ने संगीत सीखना शुरू किया है, नृत्य, चाहे गायन हो, गाना हो, बजाना हो, नाच हो, बहुत आर्टिस्ट हो गए मेरे हिसाब से। कि और ये एक ऐसा नशा है कलाकारी कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। आप एक्टिंग करते हैं, आप बताइए, आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते परफेक्ट ना। वर्ड है, नशा। हाँ, नशा ये एक अजीब तरह का नशा है कला का। वो लोगों की एप्रिसिएशन, वो लोगों की तालियां, वो लोगों की नजरों में जो एक चाहत होती है, क्या बात, क्या बात, वो एक दिमाग पे चढ़ जाती है एक कलाकार के। तो जब परफॉर्मेंस और जब तालियां बजती है तो उसको छोड़ नहीं पाता। हम मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ आप समझ गए है ना। बिल्कुल समझ। तो अब बच्चे भी जो नाचते हैं या करते हैं, ये गाते हैं और एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन मैं बच्चों से कहती हूँ बात, हर एक तो क्लास 1 और कलाकार नहीं बन सकता ना, हर एक को टॉप ग्रेड नहीं आ सकता ना किसी का भी। ये कला बड़ी कठिन वो है। तो मेरे हिसाब से कि कला सीखो, करो, अपना पैशन रखो, अपना नशा रखो, को प्रोग्राम दो, लेकिन प्रोफेशन ऐसा रखो जिससे तुम शांति से कमा सको। क्या इज इट इजी टू मैनेज मैम? हाँ, पॉसिबल है? जैसे मैंने सारी जिंदगी नौकरी की, क्योंकि बहुत आज मेरी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह, पेंशन आ रही है, बैठी हूँ मजे से, है ना, मजे से बैठी हूँ, 1.5 लाख पेंशन आ रही है, मैं मजे से बैठी हूँ, खत्म ही नहीं होता है। सबको दिखता है बहुत होगा माता जी के पास। सीधी बात है। और लेकिन मैंने नाम भी बनाया, परफॉर्मेंसेस भी दी। आपने तो बहुत कुछ किया। हाँ, तो वो होता है, पैशन रखो और प्रोफेशन। हाँ, मैं ये चाहती हूँ बच्चों को, क्योंकि फिर वो बहुत, अब देखिए रियलिटी शो होता है, हाँ जी। बच्चे गाते हैं, फर्स्ट आते हैं, 6 महीने माँ लगा देते हैं, जो हारते हैं वो उनको होश नहीं आती 2 साल। जो वहाँ से हार के आते हैं, क्योंकि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, जीत जाऊंगा, ये कर दूंगा, करते हैं ना बच्चे वहाँ पर रियलिटी शो में, कितना बूस्ट करते हैं लोग, कितना अप्रिशिएट करते हैं। जब वहाँ से हार के आते हैं, उनको होश ही नहीं होती बेचारों को, उनको लगता है अब क्या करें, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। जो आ गए लाइन लाइट में, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए गाने के, वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिला वो क्या करेंगे, वो आम ही हो जाता है, वॉल्स है नहीं होता, फिर प्रेजेंट नहीं होता, पास होता है। क्या करना चाहिए उसके लिए? इसके लिए वही यही तो कह रही हूँ ना कि मूव ऑन करो। हाँ, मूव ऑन करो, वो ठीक है, इस हिसाब से जाओ कि आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आए तो अपना रियाज करते हो। आपके समय पर भी चीज़ें हर ज़माने की सेम होती हैं, तो उस टाइम आपको लगता है ये जो रियलिटी शोज़ के कॉन्सेप्ट हैं, ये सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट हैं, इससे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ज़्यादा टैलेंट आ रहा है या दबाव ज़्यादा आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है? आपको क्या लगता है, आपका क्या इसमें? दोनों चीजें हैं। देखिए, जो जीत रहे हैं कमाल है, उनकी तो जिंदगी बन गई। अब क्या, जिनके किसी का मोची है फादर, कमाल का बच्चा गा रहा है, बड़े बड़े कलाकारों के बेसुरे बच्चे होते हैं, संगीत से दूर तक उनको वास्ता नहीं होता, क्या बेचारी वो जूते पॉलिश कर रही है, उसका बच्चा देखो सफेदियाँ कर, क्या बच्चे गाते हैं, रोना आ जाता है उनको सुन के। जो ये रियलिटी शो में बच्चे जो फर्स्ट आते हैं, जो
इतना अच्छा गाते, कैसे गाते हैं, वो तो उनकी दिमाग हटाती है, लेकिन कुछ बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ये देखना चाहिए, मेरा मन भर जाता है इस बात पे। इनकी देखना चाहिए कि इतना अपने आप को डिसहार्टन ना करें कि अब क्या करें, खत्म हो गए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। फिर ये आई थिंक दिस इज द कॉस्ट वी पे। बड़े अच्छे अच्छे निकलते हैं, जिनको हम सुनते हैं, आर्टिस्टों को क्या निकलते हैं बच्चे, क्या गाते हैं, क्या कमाल है, कमाल। जो माँ बाप हैं उनको किस तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आना चाहिए अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या चीज़ें करना चाहते हैं? साथ देना चाहिए, अगर उनमें टैलेंट है तो साथ देना चाहिए। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गुरु नहीं मिलेगा, बिना पैसों के सिखाएगा नहीं कोई भी। बहुत कम ऐसे होते हैं जो देखे बच्चे को कि इसमें टैलेंट है, चलो इसको बना देते हैं। भगवान की किताब में लिखा जाएगा कि जी इसने एक बच्चा बना दिया, ये भी बहुत कम लोग सोचते हैं। वो तो ये सोचते हैं क्या मिलेगा, क्या देंगे। बिल्कुल। अगर ये सोचो कि अगर अब मैं आपको एक बताती हूँ, मेरे पास एक लड़की आती है अम्बाले से, वो किसी ने नहीं उसको सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया उसको, बेचारी को। सुन नहीं सकती थी, देखती भी ऐसे हैं। अच्छा। और बोल ऐसे करके बोलती थी। ओके। वो मेरे पास के पेरेंट्स आए कि हम ये कुछ कर नहीं सकती, इसको मैंने डांस के स्कूल में डाला था अम्बाले में, कोई सिखाता नहीं है, पीछे फेंक देते हैं, पीछे खड़ी कर देते हैं। पता नहीं मेरे कैसे दिमाग में आ गई, मैंने कहा चलो इसको मैं सिखाती। हालांकि मैं ऐसा पंगा लेती नहीं है, ना मेरे में ताकत है, ना मेरे पास टाइम है कि मैं, क्योंकि उसके साथ थपड़ा बहुत पड़ता था। तो मैंने कहा कि चलो मैं सिखाती है। भाई कमाल की लड़की। अब आँख उसको नहीं दिख रहा है, आप सामने बैठे नहीं दिख रहा है, खूबसूरत आँख है, अच्छा, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो मैं उसको सिखाती थी कि तू सोच, तुझे दिख रहा है, आँख टिका के डांस कर, आँख टिका के भाव कर। फिर मैं उसके मुंह के पास मुंह ला के भाव बताती थी। भाव बहुत अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन इतना तैयार, इतना खूबसूरत वो डांस करती है लड़की कि मैं आपको क्या बताऊं। अब वो तोड़ा भी पड़ने लग गई, दाती टे पहले करती थी दादे ऐसे पढ़ती थी। अब ऐसे करती है। उनने MA कराया, मैंने उसको MA किया उसने। ऐसे एग्जामिनर्स बैठे हुए थे, चार पांच एग्जामिनर। मैंने कहा पूछो क्या पूछते हो। उन्हें पूछो होगा क्या पूछे, क्या करूं, बता, ऐसे बोल रही थी वो लड़की। और दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, यहाँ मेरी आला लगाती है, कानों में पहनती है, पता नहीं क्या क्या करती है, तो उसको मेरी बात सुनाई पड़ती है। ये बहुत, मैं सोचती हूँ भगवान की डायरी में एक लाइन आ गई कि मैंने एक लड़की की, आज वो गई अम्बाले, उसका स्कूल खोला, उसको इंट्रोड्यूस कराया, आज वो स्कूल चला रही है। अच्छा, आप स्कूल 20 बच्चों को सिखा रही है। स्कूल खोल के दिया आपने? माँ बाप ने खोला, मतलब मैंने मतलब कैपेबल बना दिया। हाँ, वो अपना सिखा रही है, कमा रही है। ऐसे ही मैंने कोई लड़का देख के जिसमें कुछ कमी अमी होगी उसका ब्याह कर देना है। जिसमें कोई कमी होगी वही करेगा जी शादी। तो कमा रही है, वो खर्चा कर रही है। कमाल की बात है। संजू भी कहते हैं, मेरा बेटा भी कहता है, कमाल है मम्मा, आपने तो सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया भगवान की डायरी में। यहाँ पे जिनके पास सब कुछ है वो नहीं। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन होता है उसको देख के, उसको सिखा के। कितना प्रोसेस लगा मैम, कितना लंबा प्रोसेस है उसको? थी मैं, इतना सुनाई देता नहीं था मेरा। मैं आजा मार दे मुझे बस, अब मैं नहीं बोल सकती बस, अभी मार वो पड़ती थी। उसने भास्कर किया और आपने यहाँ देखा, थ्योरी शॉर्ट में लिखी, पर उसने अपने आप लिखी। क्या वो सबके साथ बैठ के लिखी, कोई फेवर नहीं कि वो मेरी स्टूडेंट है, मैं रजिस्ट्रार हूँ, मैंने सिखाया, नहीं, सबके साथ बैठ के। इतना नहीं लिखा, इतना लिखा, बिल्कुल सेंसिबल लिखा, टू द पॉइंट लिखा। और फिर भास्कर किया। उसके बाद मैं अम्बाले गई, मैंने उसका स्कूल खोल के दिया, उसका डांस करवाया। वहाँ लोग आए जो पड़ोसी थे और उनके मित्र लोग, मैंने उनको दिखाया उसका डांस। और उसके बाद आज वो स्कूल चला रही है, सिखा रही है। मुझे इस बात से इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं सोचती हूँ कि कुछ किया। मैम कितना टाइम लगा आपको उनको ये सिखाने का? 3रा साल है। लेकिन मैम 3 साल में इतना कैपेबल हो गई, इतनी अब तो अपने आप नाचती है वो, ये कंपोजिशंस नहीं आती फिर भी,
कल मुझे पनघट पे दिखा रही थी वो, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसमें थोड़ा ठहराव लाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो। उनके पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलती होगी। हाँ, वो इसके अफेक्ट शुक्रगुजार है मेरे बेचारे, मैं बता नहीं सकती हमको। फिर बिटिया लग गई काम से, ऐसी कोई लड़का मिल जाएगा उसको, जी कुछ कमी होगी किसी में तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो श्योर। लग गई। वैसे तो कितनी लड़कियां लेक्चरर लगी हुई है, आज जितनी भी लड़कियां तकरीबन लेक्चरर मेरी स्टूडेंट लगी है, अब तो रिटायर भी हो गई कई, लेकिन इसको सिखा के मुझे एक अलग से वो हुआ कि सेटिस्फैक्शन मिली आपको। वैसे तो आपने कहा कितनी जिंदगियां बदली हैं, बट ये एक अलग किस्म की नया एक्सपेरिमेंट, नई एक्सपीरियंस, नई फीलिंग्स। मैम जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं अपनी लाइफ को, क्या फील करते हो आप? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने कोई टाइम जाने नहीं दिया खराब, मैंने वेस्ट नहीं किया टाइम। टाइम पे पढ़ती गई, टाइम पे रियाज किया, टाइम पे परफॉर्मेंसेस दी। ये नहीं हुआ कि काश ये होता तो मैं ये कर लेती, ऐसे कभी नौबत नहीं आई, समझी थी नहीं। जैसे आपने कहा कि टाइम पे ये करती गई, टाइम पे वो करती गई, आप इतनी सक्सेस हुए हैं लाइफ में, आपने इतना कुछ अचीव किया है, आज आपका एक ओहदा है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो मैम कहीं ना कहीं कुछ खास बात रही होगी आपने, जैसे आपने बोला कि टाइम पे हर चीज़ की, डिसिप्लिन रखा, बहुत है ना। हम कुछ सैक्रिफाइसेस तो होंगे ना, ऐसे तो नहीं पहुंच गए आप यहाँ पर। अरे आप अगर डिसिप्लिन में रहो तो बहुत मुश्किल नहीं पड़ती। सारे वक्त ही तुम उसी में फंसे रहो, अभी तुम्हें रियाज करना है, अभी तुमको खाना बनाना है, अभी तुमको बच्चे देखने हैं, अभी तुमको पढ़ना है, अभी प्राचीन कला केंद्र जाओ। टाइम मैनेजमेंट क्या करते थे आप? वो मैं करती थी। कैसे करते थे कि इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते थे? एक मदर का रोल, एक हाउस वाइफ का रोल, एक टीचर का रोल, इधर लेक्चर लेती थी। शायद कौशल साहब की इंस्पिरेशन होगी, शायद उनका, कुछ बच्चे मेरा बहुत साथ देते थे, पूर्वा और सजन बहुत साथ देते थे, अपने आप भी खुद को देख लेते थे। अगर मैं रियाज कर रही हूँ तो मुझे तंग नहीं करते थे। जैसे मैंने रियाज किया, फटाफट दूध का गिलास दोनों बच्चों में से कोई लेके आ जाता था। उस दिन पूर्वा जी से भी मिला था मैं, आपके साथ मुलाकात हुई थी, तो वो भी सिखाते हैं डांस, हाँ, है ना? वो भी बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा है। उसका फंक्शन है, हाँ, मेरा ख्याल है 27 नवंबर को उसका फंक्शन। अच्छा, हाँ, वो गुरु नानक देव ऑडिटोरियम में हर साल करती है। राइट राइट। हाँ, बच्चों ने बहुत साथ दिया मेरे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। मतलब सजल भी उसको संभाल लेता था, पूर्वा को। अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो वो संभाल लेता था, जो बनता था खिला देता था, जैसे जो दिखता था। तो ये बहुत बड़ी। कितना फर्क है उन दोनों में एज का? 5-5.5 साल फर्क है, तो 5 साल का, 5-6 साल का फर्क है। वो 54 की हो गई, ये 69 का हो गया, 60 हो जाएगा जनवरी। जी जी, बड़ा ही है ना, तो संभाल सकता है खुद। तभी मुझे रियाज कर रही हूँ तो मुझे तंग किया, पढ़ रही हूँ, किसी से लिख रही हूँ, बड़ा कॉपरेट किया बच्चों ने। बिल्कुल। और फिर सर का तो आपको हमेशा से, वो सर ने तो आपको हमेशा तक का अभी नहीं, हाँ ये कर दो वो कर, तो कर दो। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, 10वीं पास की, पढ़ा BA को रही थी। मुझे कहते यही लड़कियां कल आपके सिर पे नाचेंगी, आपसे ज्यादा पढ़ के, फिर क्या करोगे? करो BA MA। अब मैं MA का एग्जाम दे रही हूँ, मेरे पीछे जो मेरी अब बहू है, मेरी स्टूडेंट थी, वो प्रेप का एग्जाम दे रही है, पूर्वा, और वो साइकोलॉजी का पेपर दे रही है। मैं MA का पेपर दे रही हूँ, कॉलेज में बैठी हूँ उसी कमरे में। क्या बात है। तो पढ़ी तो बाद में बहुत मेहनत की आप। बहुत देर, और पागलों की तरह। मुझे कोई ये नहीं लगा कि क्या मुसीबत आ गई, क्यों, मतलब हाँ ये ज़रूर किया कि अगर मैं थीसिस लिख रही हूँ तो उसी कमरे में बैठी हुई जहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, बत्ती जल रही होगी, चिढ़ रहे हैं, अरे मुझे सोने दो, नहीं आपने कहा थीसिस लिखो, मैंने यही लिख दे, चाहे सराहने रख लो, ऊपर ढक लो मुँह, मैंने यही बैठा, मैं उधर कमरे में डर लगता है। बुक लिखी, दूसरी अब आने वाली है, प्रिंट के लिए गई है, दूसरी आने वाली है। अब कुछ करने को नहीं है। हाँ, अब मैं प्ले देखती हूँ, आगे जा करती हूँ, हाँ, ड्रामे देखती हूँ, प्ले देखती हूँ, बस। तो आगे क्या प्लान है मैम? बस कुछ नहीं, आप क्या प्लान है? और चलती है नाम गाड़ी है, अब तो ठीक रहे, अपना ध्यान रखूंगी। गलती होगी मेरे से, जो पैर में चोट लगी, दाल लगी, को बीच में हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई थी। हाँ पता नहीं क्या क्या हो गया, एकदम ही 3 महीने में सब कुछ हो गया। ठीक है, आप हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया, बट कहीं रुक नहीं रहे आप। ना चल रहा रुकना तो है ही नहीं। रुकना तो है ही नहीं, चलती का नाम गाड़ी।
मैम सारी बातें हो गई हैं आपके साथ, आपके जीवन के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, सन के बारे में, प्राचीन कला केंद्र के बारे में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो 3 घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ, बनारस, और आप बिलोंग करती हैं जयपुर घराने से, तो मैम उसके साथ उसके संबंधित कोई चीज़ बताइए, क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं? देखिए, मैं जयपुर घराना सीखा है हाँ। और जयपुर घराना ही प्रेजेंट करती हूँ। हाँ। जयपुर घराने की 2 खासियत हैं। एक तो जो भक्ति भावपूर्ण घराना है ये, ज़्यादातर इसकी जो बंदिशें हैं, इसकी कंपोजिशन जो होती है वो भगवान कृष्ण जी से, राम जी से, माँ से, माता से, उनसे संबंधित। रिलीजियस टाइप। रिलीजियस थोड़ा नहीं होता है, अपनी भगवान की अच्छा। सारी आराधना ही है। जो हमारे कहते हैं डांस में कि जो रियाज करता है, जो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, उसको पूजा करने की जरूरत नहीं होती, वो कंप्लीट हो जाता है। वो भक्ति इतनी है उसमें, हर बंदिश में। अभी मैं आपको एक सुनाती हूँ कि प्लीज आगे बैठने की जरूरत, मतलब कुछ दिए बत्ती करनी, वैसे मैं करती हूँ, पूजा करती हूँ, पर जरूरत नहीं है, ना करूँ तो मन को तसल्ली होती है, आज नहीं। आप तो ये पता है। हमारे जो गुरु जी हैं, गुरु नारायण प्रसाद जी, मेरे 2 गुरु जी हैं वैसे, गुरु कन्हैया लाल जी और गुरु कुंदन लाल जी, इनसे मैंने सीखा है। और मेरी गुरु कन्हैया लाल जी आपके पहले गुरु थे? हाँ, और गुरु कुंदन लाल जी शादी के बाद वाले। तो उसके उनसे उनके भी गुरु जो गुरु नारायण प्रसाद जी, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला है। ईश्वर की कृपा से मेरे घर आए हैं, मेरे सर पे उन्होंने अपना बड़ा हाथ रखा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं मानती हूँ कि आज इस उम्र तक जो मैं डांस कर रही हूँ, शायद इन गुरुजन लोगों की कृपा है और आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बातें की है कि भगवान कृष्ण जी की बड़ी बड़ी लीलाएं, जैसे कालिया दमन, जैसे ये गोवर्धन लीला, कितना भगवान ने, कैसे वो इंद्र देवता चिढ़ गए कि भाई सब कृष्ण जी की पूजा करते हैं, आंधी तूफान मचा दिया और बहुत सब बहने लग गए, तो उन्होंने अपने इस पे गोवर्धन उठा लिया भगवान कृष्ण जी ने, और सारे ब्रज को बचा लिया। इतनी खबर तो सुनिए, वो उसी बंदिश को कितनी खूबसूरती से उन्होंने पूरे भगवान की लीला को उन्होंने कैसे खूबसूरत बोलों में, जो हम करते हैं स्टेज पर, उसकी एक बंदिश सुनाते प्लीज। संग में लिए ग्वाल बाल नंदलाल, संग में लिए ग्वाल बाल नटनागर नंदलाल, सखिया सब उमंग भरी गोवर्धन जाते, नटवर की पूजा कर तालिक तालिक तक आनंद मनावत, इंद्र देव क्रोध करत सुनंदर पुरवाई चलत, दल दल बादल डर, तल तल बिजली चमकत, बरसत मूसलाधार, सखिया सब बड़ी जात, कृष्ण चंद गोवर लक पे उठाए लेत, ब्रज को बचाए ले, देव ऋषि आकाश से फूल जो बरसात है, नारायण गाय नाच कृष्ण को रिझावत है, लाली को सोच दिलांग, लाली को सोच दिलांग, लाली को सोच दिलांग। इतनी बड़ी उन्होंने गोवर्धन लीला को एक कसोरे में, एक डोंगे में रख दिया। ये खासियत है जयपुर घराने में। बड़ा ब्यूटीफुल मोमेंट हमारे लिए। एक और सुनाती हूँ आप, बड़ी फेमस उनकी कालिया दमन की, शायद आपने स्टोरी सुनी होगी कृष्ण भगवान की, कि वो गेंद खेल रहे थे और जमुना में गेंद फेंक दी उन्होंने, काली रात था। ये सुना थोड़ा ये सुना। तो उसी को उन्होंने, इतनी बड़ी लीला। हाँ। पहले उन्होंने छल किया, सब ग्वालों को लेके आए जमुना किनारे, फिर गेंद खेली, फिर इधर देख के गेंद फेंक दी, फिर वो सब ग्वालों ने कहा तू हमारी गेंद दे दी तो हमारी अम्मा ये करेगी, हमारी अम्मा वो करेगी, वो कूद जाते हैं, फिर उससे लड़ते हैं कालिया नाग से, फिर उसके फन पे खड़े होके वो नृत्य करते हैं। ये स्टोरी को गेंद खेलत हिरत फिरत करत छल बल काली दे में कूद गए, मार गोता नाग जी के पास जब तब पहुंच गए, नागनी उसे कहने लागे उठाओ नाग देव को, नागनी ये चमक उठी तुम हो बाल गोपाल नाग, हमको आत है तरस तुम पर। हंसते हंसते कृष्ण बोले नागनाथन आयो में, नाग जी जब उठ के देखे क्रोध से मारी पुकार, सदन फुंकार की जब गूंज धूनी चा गई, कृष्ण जी तब नील वर्णन पे लगे दो युद्ध करने, झटक झट झटपटक पट, नाग जी को नाथ ली, नाथ से जब खींच के ले आए जमुना धार में, फनन पर चरण दल तान तत
नारी नारी तो नित करन लागे सावरे गोपाल ला ठन नागनी कापूट चरण मंडल पर प्रभु के विरति कर कहने लगी, अब जानो तुम हो कृष्ण अवतार पर, हमको दे सुहाग लाला। नागनी की तेज सुनकर नाग जी को दे दियो, वो में मृत्यु दो मच गई, कृष्ण जय जय बार मच गई। नंद बाबा मगन भय जब माँ जसोदा करत आर, मोती जन के थान भर भर देत नारायण को, और गुण प्रभु के गाय गाय के नाचला। मगन भय भय मगन भय भय मगन भय, नारायण जब मगन भय भय मगन भय भय मगन भय, नारायण जब मगन भय भय मगन भय मगन। इतनी बड़ी एक स्टोरी को उन्होंने ऐसे, ये खासियत है। देखो अब ये हो गया नृत्य। अब भाव, जो जयपुर घराने में जो भाव आते हैं ना, वो भी बड़े सात्विक भाव आते हैं। अच्छा, राधा कृष्ण की छेड़छाड़ या राधा का उड़ाना, या राधा को पंखट नहीं जाने दे रहे कृष्ण जी, तो वो कह रही है, यशोदा माँ से कह रही है, सखियों से कह रही है कि मुझे जाने नहीं दे रहे। जैसे अब मैंने आपको ये सुनाया, ये कवित भगवान की लीला, इतनी बड़ी लीला को जयपुर घराने के हमारे दादा गुरुजी ने, नारायण चंद गुरुजी ने कैसे एक छोटे से कंपाइल में कंपाइल, यही इसी तरह हमारे जो भाव अंग भी आता है, क्योंकि बिना भाव के तो नृत्य अधूरा है जी, बिना भाव के तो इंसान ही अधूरा है। अगर आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो आप कभी रस नहीं कर सकते किसी को। तो एक रस और भाव बहुत जरूरी है किसी भी इंसान में, कोई भी हो, कोई करैक्टर हो, कोई चरित्र हो, कुछ भी हो। तो अब देखो, जो बुरा चरित्र होता है, डाकू, वो जो आपने देखा, उसका भाव अलग से पता लग जाता है कि बड़ा खतरनाक है। उसके चेहरे पे ही अलग एक वो होता है, एक शालीन होता है, एक साधु होता है, उसके अलग एक अगत होता है, उसका भी पता लग जाता है। समझने की बात है। तो वही बात है, वो एक्सप्रेशन, ना इमोशंस, एक्सप्रेशंस, हाँ, तो उसके बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। तो एक दोहा है जयपुर घराने की, एक ये भी खासियत है कि ठुमरी से पहले दोहा करते हैं। उसमें दोहा ने बताया है, वो कहती है, एक समय गृहसो निकसी, आली आली मीन सहेली, एक समय गृहसो निकसी आली, टहर के चीर कुसुम्ब की साड़ी, खेलत कूदत जाए रही सखी, जाए रही नंदलाल की बाड़ी, काची कली एक तोड़ लई, जिन कारण बाह मरोड़त मारी, आग लगो ब्रिज की बगिया, एक फूल के कारण लाखन गारी। तो एक दोहा है कि भाई मुझे एक फूल तोड़ा था, उसके बारे में मुझे कितना मेरी बात भी बढ़ो दी और लाखों गालियां भी दे दी। समझ आ रही है मेरी भाषा? जी बिल्कुल। आई तो एक समय गृहसो हो निकसी, आली पहर के चीर कुसुम्ब की साड़ी, खेलत कूदत जाए रही सखी, जाए रही नंदलाल की बाड़ी, हो काची कली एक तोड़ लई, जिन कारण बाह मरोड़त मारी, आग लगो ब्रिज की बगिया, एक फूल के कारण लाखन गाल, हो छेला रोके डगरिया, ठारो ठारो रे चला रोके डगरिया, तारो ठारो रे चला रोके डगरिया, ठारो ठारो रे चला रोके डगरिया, ठारो ठारो रे चला रोके डगरिया, ठारो रे चला रोके। मतलब एक ही बात वो आप कितनी तरीके से कह सकते हैं। जी, ये जयपुर घराने की खास वजह से अब एक ही लाइन गाइए ना, वो छला रोके, कितनी तरीके से
आँख में थी, दुपट्टा खींचा, इंजन से खींचा, बाँह पकड़ी, तो ये खूबसूरत। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस तरीके इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। हमारे लिए तो ये लाइव परफॉर्मेंस हो गई आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिस इज अमेजिंग। आई सीरियसली किया ना मैंने जो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, है ना। ये आपने ये हमें जो एक तोहफा दिया है हमें, है ना, ये हमारे लिए तो इसके बिना पूरा था, इसलिए मैंने कहा। नहीं नहीं, ये तो कमाल हो गया मैम। थैंक यू सो मच, आपने जो अपनी जीवनी हमसे। आपने कितना टाइम दिया गौरव जी? आपने देखी पहले तो गौरव मैम, पहले गौरव आपके अब यूपी के लोग जी जरूर लगाते हैं, क्या करें। ना हम हमारे यहाँ तो बस गौरव आप। और आपने मेरे से इतनी मेरी पुरानी बातें निकलवाई, मेरी यादें कहाँ चली मैं 5 साल की, मतलब 80 years बिफोर। कितना मेरे को अच्छा लगा, कितनी यादें, माँ को याद किया, फैमिली को याद किया, भाइयों को याद किया, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सुंदर। हमारी तो शुरुआत है मैम जिंदगी में, और तो भी पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन आप बहुत आगे जाएंगे। ये जो बहुत। ये आप जैसे लोग जो भी। मेरी तो शुभकामनाएं आपको, आप बहुत आगे जाइए अपने एक्टिंग फील्ड में भी और अपने इस प्रोडक्शन फील्ड। थैंक यू मैम। मैम आप जैसे लोगों की जीवनी को कवर करना, आपकी कहानी को डॉक्यूमेंट करना मैम, ये सिर्फ हमारे चैनल के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि ये हम आपके लिए कर पा रहे हैं। आपका तो कितना कुछ डॉक्यूमेंटेड है पेपर्स में और इंटरव्यूज़ में इधर उधर, बट ये एक अभी गौरव मेरी अभी पटियाला में किसी ने PhD की है मेरे ऊपर। अच्छा उसने बहुत सी बातें नई नई मेरे से निकलवाई। अच्छा मैंने क्या गीत लिखे हैं, या मैंने क्या गजलें लिखी है, या मैंने भजन लिखे हैं, कि मैंने मेरी क्या प्रोडक्शन है, मैंने क्या रचा, ये मुझे बाद में। हमें भी बताइए मैम। तो उसने मेरे ऊपर PhD की है, तो अभी उसने थीसिस सबमिट करके इंटरव्यू हो गया, हाँ सिलेक्ट भी हो गई वो, अभी उसको अभी प्रिंट नहीं हुआ उसका थीसिस। अच्छा और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार ना केंद्र जरूर देखें, ज़रूर मैम। जब आप दोबारा आएंगे ना हाँ खाने। यहाँ आप आ रहे हो, यहाँ पे आप कोई आ रहे हो किसी काम से? आ जाएंगे मैम, आपको मिलने आ जाऊंगा। चलो ठीक है, ऐसे के अंदर चलेंगे, आपको 35 भी दिखाऊंगा। हाँ ये आपके साथ। फिर आपको जो मेरे अवार्ड्स का है ना, बड़ा सुंदर संधू ने मुझे सरप्राइज दिया था, गिफ्ट। बहुत इतनी बड़ी दीवार में ना उसने अलमारी बनाई, उसमें उसने सारे मेरे अवार्ड्स। हैरान हो गई मैं देख के। नहीं, जो मेरी बुक आ रही है, नित्य विज्ञान, अच्छा नित्य अभिज्ञान, नृत्य अभिज्ञान, और ये कब तक आ जाएगी मैम? तेरी सजा आ जाए बस, फिर मैं 3 करने लिख के रखी हुई है, राइट। टाइप करा ली, प्रूफ रीडिंग कर ली, बस सब प्रिंट होगी। पार्ट 2 लाने बन दूंगी मैं। नाम सेम ही रहेगा हमेशा, जितनी चाहे आप लिख देंगी। चलिए मैम, हमारी बेस्ट विशेज। और नहीं लिखूंगी, बस दिमाग खाली हो गया, अब नहीं लिखती है। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा कि आप। क्या शुक्रिया, मुझे शुक्रिया करना चाहिए, आपने इतना मुझे मौका दिया और इतना। नहीं, आपने हमें मौका दिया है, आपने इतने प्यार से हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, हमें वक्त दिया, अपने घर में हमें जगह दी, अरे के साथ बैठने का मौका मिला, और आपने हमारे लिए ये परफॉर्मेंस। आप खुद भी बहुत, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। टीम भी बहुत अच्छी है। तो ये थी गुरु डॉक्टर शोभा कौसर की कहानी, उनकी खुद की ज़ुबानी। हमारे हर एपिसोड का कोई ना कोई निष्कर्ष होता है। इस एपिसोड का निष्कर्ष आई थिंक अभी मैं बहुत छोटा हूँ ढूंढने के लिए इसका निष्कर्ष क्या है, पर जो भी मैं समझ पाया हूँ कि ज़िंदगी में अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने सपनों में बिलीव कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा दूसरों के लिए चीज़ें करिए, बहुत सारी चीज़ें करिए। आपका पैशन है, जो आपके सपने हैं, वो अपने आप पूरे होते रहेंगे। आपके लोग आप में बिलीव करेंगे, अगर आप खुद में बिलीव करेंगे और दूसरों के लिए करेंगे। कितना कुछ सीखने को मिला है आज इस एपिसोड से, वो बताना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी ऑल्टर ईगो की टीम के लिए, मेरे लिए ये एपिसोड एक ब्लेसिंग की तरह है। एंड बाकी जो प्यार आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से हमारे एपिसोड्स को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे और स्प्रेड कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए कि सो दैट आपको हमारी नोटिफिकेशंस आती रहें। और हम आपको मिलेंगे ऐसी ही कमाल की शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम।